शांत। ओके एवरीवन, तो आज हम लोग फोर्थ क्लास स्टार्ट करें कॉस्टिंग का। इससे पहले लास्ट 3 क्लासेस में हम लोग क्या क्या कंसेप्ट देखे। फर्स्ट क्लास में लोग देखे थे कॉस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। उसमें बेसिकली कॉस्टिंग क्या होता है, वाई कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग भी कवर किए थे। वहाँ पे हम लोग उसका 3 टॉपिक कवर किए थे कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग क्या देखे थे, कॉस्ट शीट स्टार्ट। सेकंड क्लास में बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक एंड कॉस्ट शीट दोनों स्टार्ट किए थे। उसमें कॉस्ट शीट का हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट वगैरह हम लोग डिस्कस किए थे। वहाँ पे स्पेशल फोकस था हम लोग WIP एंड फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट जो था, वाई WIP का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, वाई फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉस्ट शीट में पर्पस क्या होता है, हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैलकुलेट करना है। इसीलिए हम लोग WIP जो रहता है, क्लोजिंग WIP, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर दे रहे थे। पर ओपनिंग WIP उसको हम लोग ऐड कर रहे थे, बिकॉज ओपनिंग WIP इस साल तो फिनिश हो जाता होगा, राइट। अगेन जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करे थे, वहाँ पे फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कर रहे थे। वाई, इसका पर्पस क्या था, बिकॉज मेरा पर्पस था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, जो अनसोल्ड है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, वो तो सेल हुआ ही नहीं मार्केट में, उसको हटाना था। बट इस साल जो सेल हुआ होगा उसमें से आइदर ओपनिंग से सेल हुआ होगा या फिर प्रोडक्शन से, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक को भी हम लोग ऐड कर रहे थे, यही पर्पस था। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग चेक किए थे क्या टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेज था, कहाँ से किससे डिवाइड करना है, प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद किससे डिवाइड करना था, सेल से डिवाइड करना था, अगर पर यूनिट का कॉस्ट निकालने के लिए। उसके बाद कॉस्ट शीट चैप्टर में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट ट्रिक्स समझे थे, लाइक प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया हुआ रहता है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स दिया हुआ रहता है, तब कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। जिसको ऊपर बोलेगा उसको 100 थामना है। सपोज 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, अब तुम्हारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, कैसे कैलकुलेट करें। तो हम लोग बोले कॉस्ट को 20% ऑन कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट होगा 100, प्रॉफिट होगा 20, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120। तो सेलिंग प्राइस जो है 120 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू कितना, राइट। लास्ट क्लास में इस तरह समझी किए थे। अगेन अगर बोला कि 20% ऑन सेलिंग प्राइस, अब तो सपोज कॉस्ट दिया हुआ सेलिंग प्राइस में आना है, तो उल्टा, तो हम क्या करें, कॉस्ट सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 20, कॉस्ट कितना होगा -80, तो 80 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू कितना। ये 2 इंपॉर्टेंट टिप्स हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट हो जाने के बाद हम लोग ओवरहेड करेंगे। उसके बाद 3 मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, बैक टू बैक। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में मटेरियल कॉस्ट बचता है, ओवरहेड रहता है, तो ये 2 करा लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मैक्सिमम 3 क्लासेस लगेगा, उसके बाद वो करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग ये जानना है ज़रूरी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक मटेरियल का फ्लो रिक्वायरमेंट कहाँ से आता है। सपोज जैसे कि तुम लोग पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट रहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। क्या क्या डिपार्टमेंट रहता है, एक होता है तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर एक कंपनी में 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, एंड उससे रिलेटेड अदर्स डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए तो अदर्स डिपार्टमेंट का भी रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अब क्या रॉ मटेरियल लाना भी क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो, फॉर दैट अदर्स डिपार्टमेंट है। क्या परचेज डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि अगर अपना कंपनी के एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है, वहाँ पे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, वेंडर से अगर सपोज रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, उसका रिक्वायरमेंट भेजेगा किसको, जो उसका कस्टडियन है, जिसके पास रॉ मटेरियल रहता है। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट बोलेगा यार मेरा पास 2 दिन का स्टॉक है, हमको जल्दी से रॉ मटेरियल भेजो मेरा यहाँ पे स्टोरेज हाउस में। अब रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट चेक करेगा कि मेरा पास स्टॉक है कि नहीं। अब रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट चेक करेगा कि मेरा पास भी 5 दिन का स्टॉक है, तो अगर हम 2 दिन का स्टॉक दे तो मेरा पास भी स्टॉक का शॉर्टेज होने वाला है। तो फिर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको पहले से इंटीमेट कर देगा कि देखो हम लोग के पास एज ऑफ टुडे ये रॉ मटेरियल बच रहा है, ठीक है, तो आप लोग एक काम करो परचेस करने स्टार्ट कर दो, अदरवाइज स्टॉक शॉर्टेज हो जाएगा तो प्रोडक्शन शट डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। एक दिन का प्रोडक्शन लॉस मतलब ह्यूज लॉस होता है। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा रिक्वायरमेंट जाता है किसके पास, दैट मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास से सबसे पहले रिक्वायरमेंट जाता है कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए इतना। किसके पास जाता है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, अब रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट तो जो भी उसके पास स्टॉक रहता है उससे दे देता है। अब उसके बाद परचेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, परचेस डिपार्टमेंट का है। अब परचेस डिपार्टमेंट तभी ना परचेस करेगा जब रिक्वायरमेंट आए, तो उन लोगों का क्या एक स्टॉक का लेवल मेंटेन करता है। सपोज परचेज डिपार्टमेंट ने बोल के रखा है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, आप लोग एक काम करना, सपोज 50,000 टन से अगर रॉ मटेरियल कम हो गया तो साथ ही साथ हम लोग को इंटीमेट कर देना। नॉर्मली एसीपी सिस्टम में एक इंटीमेशन आ जाता है, ठीक है, तो पता चल जाता है ओके रॉ मटेरियल का स्टॉक कमने वाला है, तो अपने को परचेस ऑर्डर इनिशिएट करना जरूरी है। अब तुम्हारा काम आया था परचेस डिपार्टमेंट के पास, क्या वो परचेस करना स्टार्ट, परचेस का प्रोसीड्योर अब स्टार्ट करता है। तो कहाँ से हम लोग थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को, अब रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के पास जो भी स्टॉक रहता है वो दे देता है। अगर यहाँ पे स्टॉक शॉर्टेज हुआ फिर परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज करना का जो प्रोसीड्यूर है वो स्टार्ट करेगा। अब परचेज का प्रोसीड्यूर तो थोड़ा लेंदी होता है। कैसे, सपोज अगर हम परचेज डिपार्टमेंट, इफ आई एम अ परचेज मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट नॉर्मली मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, एमएम, एक होता है फिनांस डिपार्टमेंट, एक होता है दूसरा होता है एमएम डिपार्टमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। उसमें परचेज डिपार्टमेंट फॉल करता है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट फॉल करता है। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, जैसे कि तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट आया तो हम क्या करेंगे, परचेज करने के लिए हमको सप्लायर फाइंड करना है। तो सप्लायर मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर रहता है। अगर कंपनी में हम इतना दिन से हम लोग डील कर रहे हैं तो मेरे पास हमको पता है कि ये मटेरियल कौन कौन सा वेंडर सप्लाई करता है। फर्स्ट आई हैव टू चेक दिस, कि मेरा पास जो पास्ट रिकॉर्ड है हमको चेक करा। अगर हमको मटेरियल ए चाहिए, सपोज हमको चाहिए मटेरियल ए, तो मटेरियल ए मेरा कंपनी में इससे पहले कौन कौन सप्लाई किया, या फिर मार्केट में न्यू सप्लायर कौन है। तो हम क्या करें, सबको एक कोटेशन भेजें, नोटिफिकेशन भेजे हैं कि हम मेरा ये दैट इज कॉल्ड टेंडर। टेंडर होता है, टेंडरिंग होता है। तो टेंडर हम लोग ओपन करेंगे, मेरा एडवर्टाइजमेंट रहेगा कि हमको इतना रॉ मटेरियल ए चाहिए, ठीक है, ये इसका क्वालिफिकेशन, आई मीन मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है, इतना क्वालिटी इसमें ए क्वालिटी रहना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन है, इतना टन चाहिए, इतना दिन का अंदर डिलीवरी हो जाना चाहिए। तो आप लोग एक काम करो, बताओ अपना कोटेशन दो। कोटेशन मतलब वो हमको रेट सबमिट करेगा, बिड, प्राइस बिड देगा। तो मेरा फर्स्ट परचेज डिपार्टमेंट क्या किया, मार्केट में टेंडर नोटिस, टेंडर ओपन कर दिया। ओपन टेंडर होता है, कुछ सिलेक्टिव वेंडर को हम लोग टेंडर देते हैं। तो क्या किया, टेंडर ओपन, सपोज हमको पता है कि 10 वेंडर से हम लेंगे तो 10 वेंडर को आएगा देगा, तो सिलेक्टिव टेंडर हुआ। अगर हम पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे, जो भी सप्लायर करता है ये मटेरियल को, सबके पास ये चले जाए, तो सबके लिए ओपन टेंडर कर दिए। अब सब कुछ पार्टिसिपेट करेगा, ऑनलाइन टेंडरिंग होता है, एक डेट रहता है कि बाय दिस डेट आपको अपना कोटेशन सबमिट करना है। तो सब कुछ सबमिट किया। अब एक कमिटी बनता है, अब कमिटी डिसाइड सबका क्या टेंडर ओपन करता है सबके सामने, देखता है कि इसमें 3 चीज़ देखता है कि सबसे लोएस्ट प्राइस किसका है, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेरा जो क्वालिटी का मटेरियल हमको चाहिए, सेम क्वालिटी का मटेरियल कौन सा वेंडर दे रहा है, एंड उसमें से लोएस्ट प्राइस कौन सबमिट कर रहा है। तो लोएस्ट जो कोट कर रहा होगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो इस तरह से वेंडर का सिलेक्शन होता है प्रैक्टिकली। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, इस तरह से क्या क्या पहले टेंडरिंग किया, फिर उसके बाद सप्लायर या फिर वेंडर जो भी हम लोग बोले वो लोग क्या करता है, कोटेशन सबमिट किया। कोटेशन सबमिट करने के बाद वेंडर का सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन हुआ। कैसे होता है, बेस्ड ऑन लोएस्ट प्राइस प्लस क्वालिटी, दोनों चेक करते हैं हम लोग, ओके। उसके बाद क्या होगा, फाइनली वेंडर सिलेक्शन हो गया। अब वेंडर को तो कुछ ऑर्डर देने पड़ेगा ना, देन ओनली उसको लगे कि हाँ ये सामने वाला कंपनी ए बी लिमिटेड हमसे ये मटेरियल परचेस करेगा। हो सकता है हम इस भरवली बोल दिए बाद में ना लिए, तो उसको तो एक परचेस ऑर्डर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम मेरा लिए परचेस ऑर्डर है, उसके लिए सेल्स ऑर्डर होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, परचेस ऑर्डर देंगे। अगर हम मेरा रिक्वायरमेंट इफ आई एम दी परचेसर, तो हम क्या करेंगे, मेरा कंपनी क्या करेगा, उसको एक परचेस ऑर्डर, एसएपी में ये सब टर्म है, पीओ बोलता है, पीओ। अगर तुम लोग कहीं पे जॉब किया होगा सैप वगैरह में तो ये वर्ड से फैमिलियर होगा, पीओ, परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, ठीक है। तो परचेस ऑर्डर क्या होता है, ये सब बुक में भी लिखा हुआ है, बट हम प्रैक्टिकली बता देते, बुक बस एक बार रीड कर लेना हो जाएगा। तो परचेस ऑर्डर क्या होता है, जब भी हम लोग को क्या कोई भी वेंडर को एक ऑर्डर के लिए बोलते हैं कोई भी चीज़, उसको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, दैट इज अ परचेस ऑर्डर। उसमें क्या रहता है, उसमें हम कौन सा वेंडर से कौन सा मटेरियल परचेस करें, वेंडर का नाम रहता है। सपोज हम सिलेक्ट किया एक्स वाई लिमिटेड को, तो एक्स वाई लिमिटेड का नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, कौन सा मटेरियल हम उसको ऑर्डर दिए हैं, कितना मटेरियल ऑर्डर दिए, क्या प्राइस में हम लोग ऑर्डर दिए। सपोज 100 रुपीज़ करके ऑर्डर दिए तो प्राइस रहेगा, इवन बाय हुइच डेट, क्या होता है यहाँ पे, बाय हुइच डेट उसको डिलीवरी करना है, ये सब रहता है। टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। सपोज अगर वो डिलीवरी करने अगर डिलीवरी डेट फेल किया तो क्या होगा। अगर सपोज हम उसको बोले थे कि विदिन 1 मंथ परचेस ऑर्डर रिसीव करने के बाद विदिन 1 मंथ का अंदर मटेरियल डिलीवरी मेरा प्लांट में हो जाना चाहिए था, अब वो क्या क्या मटेरियल डिलीवरी नहीं किया, तो उसके लिए हम उसको पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। मैं उसका वजह से मेरा नुकसान हो, मेरा प्रोडक्शन में रुक गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे रहता है कि आपको इतना दिन के अंदर जमा कर देना है। अगर आपका मटेरियल रिसीव करने के बाद अगर क्वालिटी में कुछ हुआ तो आपका बिल से हम पेमेंट काट लेंगे। ऐसा बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखा रहता है, यही तुम्हारा लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है बाद में अगर हमको कोर्ट में केस करना है तो उसको भी और मेरे लिए भी, ओके। तो इस तरह परचेस ऑर्डर दिए। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, ये तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पास से रिक्वायरमेंट क्या आया, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रेस किया वो, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रेस करता है, इसका एसएपी में एक टर्म है पीआर बोलता है, परचेस रिक्विजिशंस, ठीक है। यह भी नहीं, ये हम जैसे इसको क्या किया, जैसा एक रिक्वायरमेंट भेजा, उसके बाद क्या करेगा, ये रिक्वायरमेंट आ जाए किसके पास, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के पास। रॉ मटेरियल
डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा। ये क्या करेगा, अपने स्टॉक चेक करेगा, वो क्या करेगा, अपना स्टॉक चेक करेगा। ओके, हाँ कि नहीं, स्टॉक तो यही इसको सप्लाई करते हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के पास जितना रॉ मटेरियल के स्टॉक मेंटेन है, जितना भी वो इसको सप्लाई कर देगा। अब उससे पहले तो चेक करेगा कि मेरा स्टॉक तो ठीक है। अभी हम लोग स्टॉक लेवल देखेंगे, बहुत सारा स्टॉक लेवल होता है, तो ये मेंटेन करता है, चेक करेगा। अगर इसको लगा कि स्टॉक लेवल, स्टॉक फॉल होने वाला है, तो संग संग क्या करेगा, पीआर रेस करेगा। पीआर ये सब एसएपी का टर्म है। पीआर मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, परचेस रिक्विजिशंस, ठीक है। पीआर जब तुम लोग प्रैक्टिकली कहीं पे जॉब करोगे समझ में आएगा, परचेस रिक्विजिशंस, पीआर। ये बोलेगा कि यार मेरा मटेरियल शॉर्ट होने वाला है, तो एक काम करो आप लोग 10,000 टन मटेरियल जल्दी से, परचेस डिपार्टमेंट बोलेगा परचेस करके हमको दो। ये यहाँ से रिक्वायरमेंट आया पीआर, ये तुम्हारा सैप में होगा। ओके, दिस पीआर प्रोसेस विल बी इन एसएपी, ठीक है। वो एसएपी में स्टॉक चेक किया, एसएपी प्लस फिजिकल दोनों में स्टॉक चेक किया, देखा कि हाँ सच में स्टॉक कम आ रहा। वो अब सैप में क्या, एक पीआर रेस करेगा। पीआर में क्या होता है, उसका रहता है कौन सा मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो सब, उसका डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए सब लिखा हुआ है। अब पीआर चले जाए किसके पास, बोलो तो किसको भेजेगा पीआर, परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा। तो ये तुम्हारा चले जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास। अब परचेज डिपार्टमेंट जैसे पीआर रेस मिला उसको, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्या क्या काम करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, टेंडरिंग करेगा, टेंडर, ठीक है, टेंडर नोटिस देगा। टेंडर नोटिस मतलब इनवाइटिंग कोटेशन, कोटेशन इनवाइट करेगा किसी वेंडर से, फ्रॉम सप्लायर बोलो या फिर वेंडर बोलो, जो भी बोलो, सप्लायर ऑब्लिक वेंडर, ठीक है। ये होता है टेंडर नोटिस, कि हम सबको एक मेल देते हैं, ऑटोमेटिक मेरा सिस्टम से चलाते हैं हम लोग, एसआरएम सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक चले जाते हैं सबके पास में कि ये हमको मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सब अपना प्राइस बिड सबमिट करो। ओके, अब क्या क्या सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमको टेंडर मिला होगा, सॉरी मैंने कोटेशन रिसीव किया। लिखने का ज़रूरत नहीं है, घर में नोट करना, अभी समझने में फोकस करो, फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा, अभी समझ लिया, घर में जब लिखा डबल तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो कोटेशन प्लस ये तो है जिंदेबाद, रिकॉर्डिंग तो है ही, करने क्या है, कोटेशन रिसीव फ्रॉम वेंडर, इससे कोटेशन मिला, राइट, मिल गया हमको कोटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, थर्ड स्टेज, वेंडर का सिलेक्शन करेंगे हम लोग, वेंडर का सिलेक्शंस करेंगे हम लोग, कैसे, हाउ, प्राइस एंड क्वालिटी, लोएस्ट बीट जो किया होगा, जो लोएस्ट बीट किया होगा प्लस क्वालिटी का साथ, क्वालिटी को दिमाग में रखकर, क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। हो सकता है लोएस्ट बीट है बट उसको क्वालिटी एकदम बेकार है, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्वालिटी को दिमाग में रख के वी हैव टू चूज द लोएस्ट वाला जो बीट है वो, ठीक है। तो अब फाइनली अब थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज क्या करेंगे बोलो, वेंडर तो सिलेक्ट कर लिया, परचेस ऑर्डर देना है उसको, राइट। तो हम क्या किया, परचेस ऑर्डर दे दिया। अगर इस फ्लो समझ में आ गया तो बाद में तुम जब कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, वहाँ एमएम डिपार्टमेंट का काम तुमको समझ में आ गया। सब वो एमएम डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये जो हम डिस्कस करेंगे आज ना, पूरा एमएम डिपार्टमेंट का काम है एक्चुअली। इसमें फिनांस का कोई रोल नहीं है, फिनांस का सिर्फ लास्ट में एक ही रोल आएगा, हम बताएंगे, ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस, एमएम डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट, वो फिनांस अभी तक आया नहीं रोल में, पिक्चर में है नहीं फिनांस। ये अब तुम्हारा क्या है, परचेस ऑर्डर, ओके, परचेस ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में पीओ, ये तुम्हारा सैप में होता है। परचेस ऑर्डर सैप में बना के हम लोग उसको प्रिंट आउट करके देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा परचेस ऑर्डर, जब हम शाम स्टील में थे, एक्चुअली शाम स्टील कहानी में 2017 से थे, वहाँ पे हम ये परचेस ऑर्डर वगैरह बनाते थे, छोटा छोटा, मतलब रॉ मटेरियल के नहीं, अदर्स आइटम का जो तुम्हारा होता है, अदर स्टोर आइटम, एसेट वगैरह, तो वहाँ पे ये सब बनाते थे। वर्क ऑर्डर भी होता है, जैसे कि परचेस ऑर्डर होता है, सेम वर्क ऑर्डर सर्विस के लिए होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को अगर देना है तो वहाँ पे वर्क ऑर्डर होता है, ठीक है। तो परचेस ऑर्डर पीओ, ठीक है। अब ये परचेस ऑर्डर में क्या रहता होगा, वेंडर, कौन सा वेंडर, प्लस मटेरियल का डिस्क्रिप्शन प्लस क्वांटिटी प्लस प्राइस प्लस टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब रहता है। प्राइस का, पेमेंट का टर्म्स क्या होगा, सप्लायर का टर्म्स क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे रहता है परचेस ऑर्डर। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या होगा, परचेस ऑर्डर मिल गया, अब वो क्या किया होगा, वेंडर हमको माल सप्लाई किया होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज तुम्हारा किया कि रिक्वायरमेंट से लेके किस तरह हम परचेस ऑर्डर प्लेस किए। ओके, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट था, रॉ मटेरियल को बोला,
वो अपना स्टॉक चेक किया सैप सिस्टम में फिजिकली, वो देखा मेरा स्टॉक कमने वाला है, तो साथ ही साथ परचेस रिक्वेजिशन पीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, सब एसएपी में करता है वो लोग, रेस करके भेज देता है परचेस डिपार्टमेंट को। अब परचेस डिपार्टमेंट क्या टेंडरिंग के लिए इन्वाइट किया, कोटेशन देने के लिए, कोटेशन मिला, वेंडर सिलेक्ट किए, परचेस ऑर्डर दे दिए। ओके, ये फर्स्ट पार्ट खत्म। अब सपोज 15 दिन बाद 7 दिन बाद अब क्या हुआ, सेकेंड कहानी स्टार्ट हुआ यहाँ से। ये सेकेंड पार्ट, ये मूवी का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट दिख रहा है इसमें। अब सेकेंड पार्ट में क्या होगा, मटेरियल आया होगा, वेंडर मटेरियल सप्लाई किया होगा, तो अब क्या होगा, मटेरियल रिसीव फ्रॉम वेंडर, रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से मटेरियल रिसीव हुआ होगा प्लांट में, ठीक है। अब यहाँ पे भी ना दो ऑप्शन रहता है, एक होता है एक्स फैक्ट्री, एक होता है तुम्हारा एफओआर। कभी तुम लोग का कोई सपोज कभी अगर तुम लोग कोई कार वगैरह या फिर बाइक वगैरह परचेस करते हो, देखना एक्स फैक्ट्री प्राइस रहता है ना। सपोज हम कोलकाता से लेके आ रहे हो, बोले एक्स फैक्ट्री प्राइस, वाई एक्स फैक्ट्री का मतलब क्या हो रहा तब, थिंक, सोचो, एक्स फैक्ट्री का मतलब क्या हो रहा। एक्स फैक्ट्री का मतलब होता है कि हम जाके उसका फैक्ट्री से लेकर, हम जाके सप्लायर का पास से खुद लेकर आएंगे। सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरा प्लांट तक माल पहुंचा दे। सपोज सप्लायर अगर कोलकाता में है, इफ़ आई एम लिविंग, मेरा फैक्ट्री दुर्गापुर में है, तो अगर हम उसका साथ परचेस ऑर्डर में, ये मेरा टर्म्स है कि मिलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, दैट इज फ्रेट जो हम पेमेंट करेंगे ट्रांसपोर्टर को, वो हम बेयर करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं। आप मैक्सिमम एक हेल्प कर सकते हो, आप वहाँ से एक ट्रांसपोर्टर ठीक कर दो, चाहे वो रेल हो चाहे वो रोड का थ्रू से कर दो, जब यहाँ पे आएगा उसका पेमेंट हम करेंगे। एक्स फैक्ट्री का मतलब फ्रेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, बायर खुद ले रहा है, उसका प्राइस में फ्रेट जुड़ा हुआ नहीं है, एक्स फैक्ट्री प्राइस, उसलिए हमें से एक्स फैक्ट्री प्राइस सस्ता होता है, ठीक है, बिकॉज उसमें फ्रेट तो रहता नहीं, फ्रेट तो सामने वाला सब अलग से करता है, अलग से हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी दो टाइप का रहता है, एक होता है तुम्हारा एक्स EXW, मतलब एक्स वर्क, मतलब हम खुद लेकर आ रहे या सामने वाला मेरा तक पहुँचा दे रहा है बट पेमेंट हम कर रहे, राइट। ये सब टर्म कभी बुक में नहीं लिखा हुआ, प्रैक्टिकली जब काम करने जाओगे तब समझ। एक्स वर्क मतलब क्या होता है, हम खुद उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेमेंट का हो सकता है सामने वाले ट्रांसपोर्टर हमको ट्रांसपोर्टर सेट करके हम मेरा तक माल पहुंचा दे, बट उसका पेमेंट कौन करेगा, ट्रांसपोर्टर का, हम करेंगे, एक्स वर्क। दूसरा होता है FOR, फ्री ऑन रोड, FOR, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑन रोड, दिस इज कॉल्ड एक्स फैक्ट्री। FOR क्या उल्टा, FOR में क्या होगा, हम जब सपोज तुम सप्लायर था तो तुमसे ये सेट कर लिया, यार हम इतना झमेले में नहीं जाना चाहते, तुम एक काम करना, तुम ट्रांसपोर्टर भी सेट कर दो, जो भी जैसे ही पहुंच, मेरा घर तक माल पहुंचा दो, मेरा फैक्ट्री तक माल पहुंचा दो, और जो भी चार्ज करने का अपना तुम चार्ज कर लो। तो मटेरियल प्राइस में तुम्हारा फ्रेट इंक्लूडेड रहता है। दैट मीन्स तुम जो कोटेशन हमको दिया होगा वहीं पे हम बता दिए होंगे कि आपको एक्स फैक्ट्री का कोटेशन चाहिए या फिर FOR वाला चाहिए। अगर FOR वाला बोलेंगे तुम फ्रेट जोड़ के बिलिंग किया, आई मीन कोट किया होगा, और एक्स वर्क वाला बोले होंगे तुम फ्रेट नहीं होगा इसमें, राइट। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। एक्स वर्क एंड क्या बोलता है FOR। तो अब कंपनी को वो डिपेंड करता है वो जो है परचेस कैसे करेगा, FOR में करेगा कि एक्स वर्क में करेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। FOR में करेगा तो FOR में फ्रेट पेड बाय सप्लायर, राइट, सप्लायर खुद पेड करेगा, इसमें हम पेड करेंगे एक्स फैक्ट्री में, फाइन, ओके, यहाँ पे तो समझ गए। अब क्या हुआ, जैसे तुम्हारा मटेरियल प्लांट में घुसा, मटेरियल रिसीव फ्रॉम सप्लायर, उसके बाद साथ ही साथ कुछ टैक्स इनवॉइस भी आता होगा। अब मेरा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, या मेरा कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट काम नहीं करता है, इसका काम रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट खुद ही करता है, ठीक है। अब क्या, तुम्हारा फैक्ट्री में प्लांट माल आ गया, तो हम लोग करते हैं इसका GRN, SAP में करते हैं, जहाँ पे भी SAP में कर रहे हैं हम ब्रैकेट में SAP कर दिए, सब वर्ड अभी से पहचान लो, GRN करते हैं, गुड्स रिसीव नोट। GRN का मतलब क्या होता है, गुड्स रिसीव नोट। कभी टाइम मिले तो हम यूट्यूब में SAP के ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है फिलहाल। गुड्स रिसीव नोट्स, GRN। अब GRN का करने का मतलब क्या होता है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। व्हाट डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होगा, टैक्स इनवॉइस, सामने वाला जो मटेरियल सप्लाई किया टैक्स इनवॉइस दिया होगा, अगर GST वाला सप्लाई है तो टैक्स इनवॉइस दिया होगा। तो मेरा पास टैक्स इनवॉइस था, तो बेस्ड ऑन टैक्स इनवॉइस होता है, प्लस अगर रेलवे में माल आया होगा तो RR रहता है। RR मतलब समझा, रेलवे रिसीप्ट नोट, RR। रेलवे जो वगन में आता है, 52 वगन में हम लोग, जैसे मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो हम लोग आता है, हल्दिया वगैरह सब RR रेल पे आता है, तो उसके लिए GRN करने के लिए तो कुछ चाहिए, टैक्स इनवॉइस प्लस RR वहाँ पे चाहिए होता है, अगर रेल में आया तो RR मतलब
समझ में आएगा, रेलवे रिसीप्ट नोट जो आ रहा है, ठीक है। तो हम जीआरएन करेंगे। अब तुम्हारा पास स्टॉक आ गया तो जीआरएन कौन करेगा? नॉर्मली क्या करता है, कोई कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट जीआरएन करता है, जैसे कि प्रीवियस कंपनी में हम जो वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट जीआरएन कर रहा था। समटाइम्स कुछ कंपनी में जो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होता है, ये मटेरियल अल्टीमेट इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टडियन ये है, तो ये जीआरएन करेगा। ओके, तो जीआरएन चाहे कोई भी करे, चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट करे या फिर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट करे, जीआरएन का कंसेप्ट क्या हो सकता है, जीआरएन से इम्पैक्ट क्या होता है। सी मेरा स्टॉक खत्म हो गया था, अब स्टॉक मेरे पास बढ़ेगा, तो स्टॉक बढ़ने का एंट्री क्या होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू समथिंग कुछ होएगा, राइट। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, हम लोग नॉर्मली जब जनरल एंट्रीज में देखते हैं गुड्स रिसीव फ्रॉम परचेस फ्रॉम वेंडर, तो एंट्री क्या कहते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बट रियलिटी में परचेस अकाउंट डेबिट जिंदगी में नहीं होता, बुक में सिर्फ हम लोग देखते हैं परचेस अकाउंट डेबिट, बट इन रियलिटी तुम कहीं पे अगर जॉब किया होगा परचेस अकाउंट कभी डेबिट नहीं करते, बिकॉज हम जब परचेस करते मेरा स्टॉक बढ़ता है। सोचो ना, अगर हम परचेस करते मेरा खर्चा थोड़ी, परचेस इज नॉट माई एक्सपेंडिचर। क्या परचेस तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर कब, जब हम उसको कंज्यूम करते, जब यूज करते, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा लेते कॉस्ट में, याद है, वो मेरा खर्चा है। तो परचेस हम लोग जस्ट लिखते हैं रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, वो हम बताएंगे कैसे होता है अभी, ठीक है। तो क्या हो, अल्टीमेटली मेरा रियलिटी में स्टॉक बढ़ता है मेरा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा ना। तो जो पर्टिकुलर स्टॉक है, सपोज स्टॉक ए, तो स्टॉक ए अकाउंट डेबिट होगा, राइट। वहाँ पे हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बचपन में जो करके आए हैं हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, यही करके आए हैं, बिकॉज बुक में लिखा होता है, जहाँ पे भी गुड्स रहेगा वहाँ पे आप लोग परचेज लिखते हैं, 11-12 का बुक में था ना, ये सब सीए फाउंडेशन वाले लोग हम समझा चुके हैं क्या होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ये होता है हम लोग जो बुक में करते हैं। पर इन रियलिटी क्या होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, और अभी तक भी सप्लायर का नाम नहीं आएगा, अब क्या होगा ना, GRIR क्लियरिंग अकाउंट होता है, ये पूरा सैप में ये अकाउंटिंग एंट्री दिखता है। तुम लोग हम सैप का अकाउंटिंग एंट्री समझा रहे हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट, वो पर्टिकुलर स्टॉक बढ़ गया कंपनी में, एक GRIR क्लियरिंग अकाउंट बोल के अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी तक तो परचेज टू सप्लायर अभी तक आया नहीं, आएगा। तो GRN हो गया तुम्हारा पास, GRN हो गया मतलब स्टॉक साथ ही साथ मेरा स्टॉक जो है RMD के पास अवेलेबल हो गया, उसका झमेला खत्म। अब वो RMD आराम से इसको दे सकता है, उसका काम यहीं पे खत्म। RMD का हेडेक, भाई स्टॉक आ गया, RMD का हेडेक खत्म, इन सब का हेडेक खत्म। अब हेडेक स्टार्ट हुआ किसका, फिनांस डिपार्टमेंट का। ओके, अब यहाँ से फिनांस डिपार्टमेंट का रोल स्टार्ट हुआ। अभी तक कौन था, फिनांस डिपार्टमेंट को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं था, ओके, बिकॉज उसका वो पिक्चर में नहीं था। अब यहाँ से पिक्चर है, माल तो आ गया, पेमेंट कौन करेगा, फिनांस डिपार्टमेंट। कॉल किसके पास आ गया, फिनांस डिपार्टमेंट, पेमेंट करो। तो GRN हो सकता है समटाइम्स कोई कंपनी में फिनांस डिपार्टमेंट करता है, कोई कंपनी में RMD करता है, ओके फाइन। तो ये अकाउंटिंग एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GRI क्लियरिंग। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट मेरा पास बिल आएगा पेमेंट के लिए, बिल आएगा साथ, बिल तो आ गया, मतलब बिल आ गया था RMD डिपार्टमेंट के पास, वो आप फिनांस से फॉरवर्ड कर देगा। अरे बिल किसके पास आया था, प्लांट में आया था, वो आप बोल देगा फिनांस डिपार्टमेंट को, अब तुम इसका पेमेंट कर दो भाई। अब क्या है, बिल का पेमेंट बोलो, या फिर संग तो हम लोग पेमेंट जिंदगी में करते नहीं है, ओके। तो पहले हम लोग लायबिलिटी बुकिंग करते हैं, जब प्रैक्टिकल सिखा रहे पूरा प्रैक्टिकल दिखाते, थोड़ा हट जाना तुम्हें। अब बिल का लाइबिलिटी बुकिंग, जिसको हम लोग एक वर्ड ऐसे भी बोलते हैं, मीरो। ये वर्ड सुना है, मीरो, नया नया वर्ड मिल लेना, मीरो। ये सब बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये सब जो है ना यूट्यूब वाले लोग, तुम लोग भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो GRN मीरो, ठीक है। मीरो मतलब लाइबिलिटी बुकिंग। कैसे होता है मीरो, अब तुम्हारा पास बिल आ गया, कोई भी लाइबिलिटी का एंट्री क्या होता है, बोलो। लाइबिलिटी हम लोग करेंगे तो एक लाइबिलिटी बुकिंग करेंगे, उसका एंट्री क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, ये होता है। हम लोग बुक में क्या करते हैं, अगर कोई लाइबिलिटी है तो हम लोग क्या कहते हैं, दैट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। बट यहाँ पे क्या हुआ, तुम यहाँ पे एक GRI क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट किया था ना, ये अब डेबिट हो जाएगा, ये नलीफाई हो जाएगा। देखो अल्टीमेटली एंट्री ये होगा, कैसे होगा देखो, ये जो वहाँ पे क्रेडिट किए थे अब इसको तुमको डेबिट करने पड़ेगा। GRIR जो क्लियरिंग अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किए थे, ये हो जाएगा डेबिट, बिकॉज इसके अगेंस्ट से मीरो हो गया मेरा, तो मीरो जैसे हो जाएगा GRIR नील हो जाएगा। ऑडिटर जो ऑडिट करने जाओगे तुम लोग, तुमको ये अकाउंट में झोल रहता है, इस अकाउंट को चेक करना है कि GRIR क्लियरिंग अकाउंट आपका जीरो है कि नहीं। ये अगर जीरो नहीं है मतलब क्या हुआ होगा, अब इसका हिसाब मांगेगा GRIR क्लियरिंग, बिकॉज अगर मीरो नहीं होगा तो बैलेंस रहेगा तो ओके, उसका जस्टिफिकेशन देगा। अगर मीरो भी होगा, बैलेंस गिरा हुआ है, ऐसा बहुत सारा इस अकाउंट में झोल रहता है, ओके। तो GRIR डेबिट टू, अब जाके हम सप्लायर का लाइबिलिटी बुक किए हम,
अल्टीमेटली ये कट हो गया ना, तो एंट्री क्या हुआ, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर नहीं हो गया, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, यही होना चाहिए था, वही हुआ अल्टीमेटली, बट एक बार में नहीं हुआ, प्रैक्टिकली 2 बार में होता है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स। चार्टर अकाउंटेंट है, अकाउंट्स से सिखाना जरूरी है, कॉस्टिंग के क्लास में भी अकाउंट्स घुसा देता है। बोले सर ये बिल का मीरो हुआ अल्टीमेटली, इसको बोलते हैं मीरो। ये फिनांस डिपार्टमेंट के पास बिल आया, वो क्या किया, पहले मीरो किया, संग संग पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट हम बाद में अब करेंगे। सपोज 5 दिन बाद पेमेंट करना था, अब हम क्या करें, पेमेंट वाउचर इशू करेंगे। अब हम पेमेंट वाउचर का अलग से फिर संग संग मीरो करने के बाद लोग एक पेमेंट वाउचर के F-02 में एक होता है, एक टी कोड होता है F-02 बोल के, बहुत सारा है, ठीक है, उसमें लोग पेमेंट करेंगे। उसका क्या, पेमेंट जब करेंगे तो अब सप्लायर मेरा डेबिट हो जाएगा। अब क्या होगा, सप्लायर डेबिट, बिकॉज ये लाइबिलिटी इंक्रीज किया था, लाइबिलिटी इंक्रीज करने से क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज करने से डेबिट, मेरा सब है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस में। लाइबिलिटी यहाँ पे क्या डिक्रीज किया, ये इंक्रीज किया था, क्रेडिट हुआ था, और ये तुम्हारा डिक्रीज किया तो डेबिट होगा लाइबिलिटी। तुम लोगों को गोल्डन रूल्स वाला फॉलो करता है क्या, पर्सनल नॉमिनल की नॉर्मल वाला, जो हम 4 रूल सिखाए थे, देखना, एसेट एक्सपेंडिचर इनकम लाइबिलिटी, वो फॉलो करना, जिंदगी में बहुत खुश रहेगा। तो उसमें जाएगा तो बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग यही फॉलो करते हैं। पूरा अकाउंट में 4 चीज़ें, एसेट, इनकम, लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी, बस ये चारों का रूल्स को पता है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक या कैश, बैंक नहीं होता है, कैश में तो कोई पेमेंट करता नहीं। तो ये हो गया भाई, पेमेंट खत्म, झमेला खत्म, ठीक है। ये फिनांस डिपार्टमेंट ने किया, जीआरएन किया, आरएमडी या फिर फिनांस जो भी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जीआरआर क्लियरिंग अकाउंट। बट प्रैक्टिस हम लोग बचपन में क्या करते हैं बुक में, परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, जो कि ना इन रियलिटी होता ही नहीं है, कभी तुमको नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिला। हम जब ज्वाइन करें कंपनी, हमसे अरे ऐसा एंट्री क्यों होता है, हम तो परचेस पढ़ के आए थे, बस सोचे फिर रिलेट किया, अरे अब इन रियलिटी स्टॉक बढ़ता है, परचेस अकाउंट थोड़ी होता है कुछ। बिल अब क्या हुआ, लाइबिलिटी बुकिंग किया मीरो, जीआरआर क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट किया था, डेबिट किया टू सप्लायर। अब जब पेमेंट किया सप्लायर डेबिट टू बैंक, खत्म, ये हुआ मेरा अकाउंटिंग एंट्री। यहाँ तक कोई डाउट अभी तक? हाँ, जीआरआर को क्रेडिट किए, फिर उसको डेबिट किए, क्यों किए, बिकॉज यही रूल्स है। बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे मेरा बिल लाइबिलिटी बुकिंग नहीं करते हम लोग, जब फिनांस डिपार्टमेंट के पास आता है वो जाके मीरो होता है। हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, बट एसीपी का जो सिस्टम है ये ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमन है। तुम अगर कोई भी कंपनी में काम करेगा तो एंट्री यही गिरेगा, बिकॉज ये एसीपी का स्टैंडर्ड टी कोड है। वो लोग जो एसीपी का FICO मॉड्यूल होता है, फीको मॉड्यूल में, यही वो लोग बैकग्राउंड में यही सेट करके रखा है। तुम बस जीआरएन करना, तुमको बस जीआरएन क्या होता है, क्वांटिटी पुट करके सेव करने पड़ता है, ऑटोमेटिक ये एंट्री बैकग्राउंड में जाकर गिर जाता है, ये ऑटो एंट्री होता है। तुमको जस्ट क्वांटिटी देना है, सेव करना है, ये एंट्री डेबिट ये तुम नहीं मारता है, तुम जस्ट क्वांटिटी करके सेव करता है। ये परचेस ऑर्डर है, इतना क्वांटिटी रिसीव हुआ, सेव, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में ये एंट्री गिर गया। ये सेट ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एंट्री गिरता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जीआरआर क्लियरिंग अकाउंट, एसीपी का स्टैंडर्ड टी कोड है। अब नेक्स्ट में बोले जब तुम मीरो करेगा, फिर हम जब ये ऑटोमेटिक कैंसिल होकर लाइबिलिटी बुक हो जाएगा। अब पेमेंट तुम कर तो ये हो गया, ओके। अभी तक देखो खर्चा कहीं पे बुक नहीं हुआ, अभी तक एक्सपेंडिचर मिला तुमको, एक्सपेंडिचर मिला कहीं पे, स्टॉक आया उसका हम लाइबिलिटी बुक किया, पेमेंट किया, अभी तक एक्सपेंडिचर नहीं हुआ मेरा, राइट। अब एक्सपेंडिचर होगा। अब सपोज ये जो स्टॉक हम किसको भेज दिए थे, आरएमडी डिपार्टमेंट को भेज दिए थे, और आरएमडी इसको ट्रांसफर कर दिया। वो क्या करता है, मटेरियल टू मटेरियल, एसीपी में मटेरियल टू मटेरियल ट्रांसफर करता है, इसको कोई खर्चा नहीं। स्टॉक यहाँ से उठा के वहाँ दे दिया, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जस्ट ट्रांसफर करता है, इसके लिए कोई खर्चा नहीं होता है, वो सब मटेरियल ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर होता है। अब एक्चुअल में कंजम्पशन कौन मारेगा, हु इज द कंज्यूमर, ही इज द कंज्यूमर ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये कंज्यूम करता है ना रॉ मटेरियल। अब वो सपोज रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, तो रॉ मटेरियल जो कंजम्पशन किया उसके एंट्री कौन मारेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो कंजम्पशन जो कंज्यूमर है, तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन की एंट्री मारता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो एक्चुअली में कंज्यूम करता है। तो अब वो कंजम्पशन जब करेगा, तुम सोचो तुम स्टॉक कंज्यूम कर लिया, तो एंट्री क्या होना चाहिए, स्टॉक गिर जाएगा ना। जब स्टॉक आया था स्टॉक अकाउंट डेबिट हुआ था, जब हम स्टॉक कंज्यूम करें स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, तो डेबिट क्या होगा, खर्चा। अब खर्चा आएगा तुम्हारा, सपोज वो खर्चा का नाम क्या था, सपोज मटेरियल ए कंजम्पशन अकाउंट, मटेरियल ए मटेरियल बी का जो कंजम्पशन का जीएल होता है, जितना सारा मटेरियल होता है उसका अलग अलग जीएल होता है। अब वो खर्चा अकाउंट, अब तुम्हारा एक्सपेंडिचर डेबिट होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो जीएल का नाम है कंजम्पशन का जो जीएल होगा मटेरियल ए का, वो हो जाएगा डेबिट, बिकॉज अब जाके तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ ना, राइट। एंड टू स्टॉक, अब जाके स्टॉक तुम्हारा जितना से कंज्यूम किया उसका फॉल हो जाएगा। ये हुआ तुम्हारा अकाउंटिंग, ओके, समझ में आया। इतना तो हम लोग जो जॉब करते हैं उसको भी नहीं पता होता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्लो, तुम लोग को जो आप बता दिए, ठीक है। ये हो तुम्हारा पूरा मटेरियल यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे बस अब तुम्हारा काम खत्म। अकाउंटिंग यही होता है, मैंने मटेरियल का अगर अकाउंटिंग हम बोले कि बस यही होता है, ठीक है।
तो क्या हुआ, सबसे पहले प्रोडक्ट फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको क्या किया, रिक्वायरमेंट भेजा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को, वो अपना स्टॉक चेक करता है, स्टॉक अगर नहीं है, स्टॉक लेवल अभी हम लोग करेंगे, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, बहुत सारे लेवल है वहाँ पे, तो आपने चेक किया, उसके बाद वो क्या किया, उसको परचेस रिक्वेजिशन भेजा, PR। अब परचेस डिपार्टमेंट का अब यहाँ से काम स्टार्ट हो गया, वेंडर सिलेक्शन करना, कोटेशन देना, अब फाइनली वो परचेस ऑर्डर सप्लाई रेस कर दिया। अब मेरा पास मटेरियल आ गया प्लांट में मटेरियल ऑब्वियसली रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के पास ही आएगा, ठीक है। वो क्या क्या GRN कर लिया, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GRR क्लियरिंग अकाउंट कर लिया, ठीक है। फिर मीरो, अब फिनांस डिपार्टमेंट के पास बिल आया, वो मीरो करेगा, क्या करेगा, मीरो, इस वर्ड अभी से सीख लो, मीरो, ठीक है। तो द इंटरव्यू में तुम लोग का बहुत काम में आ सकता है ये सब चीज़, हाँ सैप का थोड़ा बहुत नॉलेज पता है, बस ये बोल दे सामने से तुमको सैप आता है, ठीक है, मीरो। तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, लायबिलिटी बुक हो गया तुम्हारा। अब पेमेंट करेगा तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक्चुअल में खर्चा कब बुक होगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको कंज्यूम करेगा, तब जाके मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर बुक होगा। वो क्या करते पता है, वो एंट्री नहीं मारता, कंजप्शन डिपार्टमेंट को अकाउंटिंग एंट्री नहीं आता, एक इंजीनियर है उसको थोड़ी अकाउंटिंग एंट्री पता है। तो सैप का जो बैकग्राउंड ऐसा है, वो क्या करता है, बस जो भी तुम्हारा मटेरियल होता है उसको पता रहता है कौन सा मटेरियल यूज करो, पता है, बस क्वांटिटी बैठा के सेव कर देते हैं, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में एंट्री गिर जाता है। यही तो काम होता है जब एक एसएपी में एक चार्टर अकाउंटेंट या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट एज अ FICO सैप कंसल्टेंट भी काम करता है, उसको बोलता है फंक्शनल टीम। एक होता है फंक्शनल, एक होता है टेक्निकल। एज अ फंक्शनली बहुत सारा सैप में काम, उसका बहुत सैलरी देता है। मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है इसमें, बट जाएंगे बाद में, अभी और सीखना है, ठीक है। तो ये क्या बैकग्राउंड में, तुमको बैकग्राउंड में सामने वाला इंजीनियर, इस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो उसको जो प्रोग्राम बनाता है, उसको तुम गाइड करना है कि इसका एंट्री ये होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैकग्राउंड में ये सब एंट्री ठीक करके रखता है। बेसिकली तुमको तो वो जानना है ना बैकग्राउंड में क्या है, एंट्री तो डेटा एंट्री तो कोई भी क्लर्क कर सकता है जिसको कुछ नहीं आता, प्लस वो करना क्वांटिटी पुट करना है, सेव मानना है, पर तुमको जानना है कि बैकग्राउंड में एंट्री क्या होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंजम्पशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक हुआ, पूरा अकाउंटिंग समझ में आ गया, इसको फोटो क्लिक कर लो अच्छे से। लिखने नहीं बोले हम, फोटो क्लिक करने बोले। हो गया। अब हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं। ये तो बैकग्राउंड समझ गया, एक बार कहानी का बैकग्राउंड मुझे पता चल गया ना, अब तुमको पता है कि रियल लाइफ में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, समझ में अच्छा ये सब है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में है। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया, मटेरियल का फ्लो क्या होता है। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, टॉपिक टू बी लर्न, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें है तुम्हारा EOQ मिलेगा तुमको, एक होगा तुम्हारा EOQ वर्सेस नॉन EOQ, ठीक है। फिर बोलेगा बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, नेक्स्ट आएगा स्टॉक का लेवल, बस खत्म। उसके बाद लास्ट में लीफो फीफो, 5 टॉपिक इसमें है, ठीक है। EOQ, नॉन EOQ, बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, उसके बाद तुम्हारा क्या स्टॉक का लेवल कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है वो है, एंड लास्ट में तुम्हारा बचा लीफो फीफो। तो आज हम लोग EOQ पे अभी फोकस करते हैं, ठीक है। टाइम बता दीजिए, ठीक है फाइन। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलने पड़ेगा हमको, एग्जाम्पल में दिमाग नहीं लगाते, ऑलरेडी मेरे पास क्या हुआ। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ठीक है। सब कोई फोटो क्लिक कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सपोज मेरा कंपनी में साइलेंट, सपोज मेरा कंपनी में कोई भी एक रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चले 1000 kg, ओके, 1000 टन 1000 टन 1000 टन 1000 टन, ठीक है। ये मेरा रिक्वायरमेंट है, एक साल का रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट। लिखने का ज़रूरत नहीं है, सब फोटो क्लिक करके घर में करना, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा, यही तो मेरा पर्पस है, डबल प्रैक्टिस होगा। ये तुम्हारा फोटो पिक्चर नंबर 2, ठीक है। हम इसे 2 लिखते रहे, मतलब 2 नंबर तुम्हारा पिक्चर, ये सब तुम्हारा कॉन्सेप्ट कॉपी में जाएगा, ओके। तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना ये है तुम्हारा। अब क्या है ऑर्डर क्वांटिटी, देखो तुमको ये पता है
तुम्हारा जो परचेज डिपार्टमेंट है या फिर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, उसको पता है कि मेरा रिक्वायरमेंट ये होता है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर ये जो 1000 टन का रिक्वायरमेंट है साल भर का, बिकॉज जब हम लोग साल का बिगिनिंग होता है हम लोग एनुअल बिजनेस प्लान बनाते हैं कि मेरा कितना प्रोडक्शन करेंगे, और इतना प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना होगा वो भी पता रहना चाहिए हमको। सबको पता रहता है कि अगर ये प्रोडक्शन करेंगे तो इतना रॉ मटेरियल लगेगा। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जो रॉ मटेरियल इतना लगेगा तो कैसे परचेस करें, एक बार में परचेस करके रख ले, 2 बार में, 10 बार में, 50 बार में, कैसे? हर कंपनी का अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी हम अलग अलग लेते हैं सब केस में। ओके, सपोज हम एक एक बार में 100 टन करके परचेस करेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी जो है एक एक बार में 100 टन करके परचेस करेंगे। यहाँ पे 200 टन, यहाँ पे 400 टन एंड 500 टन। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा बोलो? कैसे करेंगे हम लोग इसको? अगर ए मानते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट इज ए ऑर्डर क्वांटिटी ओ क्यू, तो ए डिवाइडेड बाय ओ क्यू, राइट? तो कितना होगा फर्स्ट केस में? 10। ओके, दूसरा केस में 5, तीसरा केस में 5, इसमें 2। 5 होगा तो पक्का 2.5 होगा ना, वही हमसे 5 कैसे होगा यार, 2.5। तो एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे जस्ट एक चीज़ दिख रहा है तुमको, जितना ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं हम, मेरा ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहा है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, राइट? तो एक बात, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर का तो एक कॉस्ट रहता है। अगर हम किसी को परचेस ऑर्डर देते हैं भाई, उसके लिए हमको इतना सारा टेंडर, क्या बोलते हैं उसको, इनवाइट करने पड़ता है, टेंडर इनवाइट करने पड़ता है, कोटेशन मीटिंग बुलाने पड़ता है, वेंडर सिलेक्शन का, वेंडर लोग चाय पानी खिलाने भी पड़ता है, प्रिंटिंग का भी मेरा कॉस्ट है, मीटिंग वगैरह, इस सबको एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो एक ऑर्डरिंग कॉस्ट रहता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन में सपोज ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, एक एक ऑर्डर में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, 100 रुपये लेके चले थे हम क्या? हाँ 100 रुपये, 100 100 100 100। तो अगर हम तुमसे पूछे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, TOC, जिसको हम बोल सकते हैं टोटल ऑर्डरिंग। अभी तुम लोग पूरा ये चैप्टर ना अभी ऐसे याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है। TOC, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 2 × 4, राइट? दिस इंटू दिस, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर करने से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। फर्स्ट केस में कितना है, 1000 रुपया, ये रुपीज़ में आ रहा है, 1000, 500, 250 एंड 200। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जितना ज़्यादा मेरा ऑर्डर होगा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उतना, नंबर ऑफ ऑर्डर 10, जितना ज़्यादा होगा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना बढ़ेगा, जितना कम होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना कमेगा, राइट? उल्टा, जितना ज़्यादा होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा है, ये जितना कम होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा उतना कम है, राइट? तो यहाँ से अभी तक हम लोग क्या, यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप इतना देखना था कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा, अगर ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज ना डिक्रीज? डिक्रीज करेगा। ऑर्डर क्वांटिटी जितना इंक्रीज करेगा, देखो यहाँ पे ऑर्डर 100 से 200 हुआ तो नंबर ऑफ ऑर्डर डिक्रीज किया ना, 200 से और इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ ऑर्डर और डिक्रीज किया ना। तो जितना ज़्यादा मेरा ऑर्डर क्वांटिटी होगा नंबर ऑफ ऑर्डर उतना कम होगा एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना कम होगा ना। नंबर ऑफ ऑर्डर कम होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या समझ में आया? ऑर्डर क्वांटिटी अगर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो क्या होगा, डिक्रीज ना इंक्रीज? डिक्रीज। अगर ऑर्डर क्वांटिटी डिक्रीज हुआ, कम हुआ, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज। तो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज। उल्टा, तो ऑर्डर क्वांटिटी जितना ज़्यादा ऑर्डर करेंगे मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। एक बार जितना ज़्यादा करेंगे तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कम होगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगा,
जितना कम करेंगे मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होगा तो मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से सही समझ में आ रहा है। देखो नंबर ऑफ क्वांटिटी जितना ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी जितना ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्डर उतना कम है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम है। जहाँ पे मेरा ऑर्डर क्वांटिटी कम है, नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। बस यहाँ से मेरा पर्पस यही था तुम लोगों को समझाना कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर, हाउ टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी हम लोग EOQ तक पहुँचेंगे, बैकग्राउंड समझा रहे पहले। अभी ऐसे एक रिलेशनशिप समझ में आ रहा है कि सर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कमेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कमेगा। तो दैट मीन्स क्या, इसका मतलब ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी परचेस करो। तो हम अगर एज अब बस इतना का बेस में तुमसे पूछे तो एक बात हो, तुमको इतना का बेस में पूछे तुम कौन सा ऑर्डर कितना ऑर्डर देना चाहोगे, तुम बोले सर 500, क्यों ना, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे सस्ता आ रहा है। बस इतना को अगर पॉइंट में रखे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को जस्ट दिमाग में अगर रखे तो हम तो किसको सिलेक्ट करेंगे, 500 टन करके 2 बार में ले लो सर, हम लोग सब तो इसी में एग्री करेंगे। 500 टन करके 2 बार में ले लो तो 200 रुपये में अपना ऑर्डर कॉस्ट 200 लगेगा, तो यहाँ पे 1000 लग रहा है तो वहाँ 200 800 का सेविंग्स है। हम लोग तो यही सोचेंगे। बस और एक फैक्टर है कैरिंग कॉस्ट, राइट। जैसे कि जब भी हम लोग कोई चीज़ परचेस करते हैं, परचेस का टाइम में कोई खर्चा तो लगता है, दैट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट। 3 एलिमेंट रखता है, एक होता है परचेस कॉस्ट, रॉ मटेरियल, तो ऐसे भी लगेगा वैसे भी लगेगा। डिसीजन मेकिंग के लिए वो रिलेवेंट नहीं है। आज अगर 10 रुपये में अगर हम सेट किए प्राइस, तो 1000 टन इंटू 10 रुपया, तुम इतना भी ऑर्डर तो 10 रुपया करके लगेगा, इतना भी तो 10 रुपया, इतने भी 10 से, तो वो मेरा डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं आएगा। ओके, बट दूसरा एक 2 फैक्टर है, वो है तुम्हारा परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का हम लोग जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप देखा कि नंबर ऑफ ऑर्डर जितना कम होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना कम होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कम होगा, जब मेरा ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा होगा, राइट। अब एक कैरिंग कॉस्ट के बारे में हम लोग देखें। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, स्टॉक को परचेस करने के बाद, जैसे कि हम लोग अपने एग्जांपल में देखे थे, स्टॉक कौन कैरी कर रहा था, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। स्टॉक तो परचेस हो गया, GRN हो गया, अब कहाँ चले जाता है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के पास। अब स्टॉक को क्या रखने का, मेंटेन करने का तो एक कॉस्ट होता है। अब क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होता है बोलो, हाँ, वेयर हाउसेस। अब बारिश का टाइम में, मानसून का टाइम में क्या होता है, तारपॉलिन का पेपर ढकाओ भाई, नहीं तो सब भीग जाएगा, सब धो जाएगा, चले जाएगा गायब। उसके बाद और क्या हो सकता है, गायब भी तो हो सकता है, चोरी चमारी भी तो हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, फायर, आग लग सकता है, बहुत सारा। प्लस वहाँ पे जो स्टोर कीपर रहता है उसका सैलरी का पेमेंट करो, प्लस वो जो हम वेयर हाउस मेंटेन करें उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं, ये सब खर्चा है ना, कैरिंग कॉस्ट है। तो कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर लिया सिर्फ परचेस कॉस्ट देखने से तो नहीं होगा, अदर 2 फैक्टर्स आल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो समझ में आ रहा है हम लोग को, जो परचेस ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग उससे कुछ खर्चा बोल दिया क्वेश्चन में कि 100 रुपीज़ का पर ऑर्डर है, तो हमको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आराम से कैलकुलेट, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो बोलो हाउ टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इज हाउ। अब सर नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार में तुम कितना ऑर्डर दे रहे हो, तो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितना ऑर्डर दे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर, इसका पिक्चर क्लिक कर लो। अभी हम EOQ में पहुंचेंगे, उससे पहले बैकग्राउंड थोड़ा समझा रहे एक एक करके। ये हम लोग का बेसिकली था ऑर्डर क्वांटिटी का ऊपर, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट के बारे में हम लोग करते हैं, हो गया, समझ में आ रहा है ना। कैरिंग कॉस्ट के बारे में डिस्कस करें हम लोग, ओके। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है समझ में आ गया तुम लोग सबको, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल वो तुमको पिक्चर में आ रहा होगा, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, इसीलिए हम कहानी समझे। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का स्टॉक देखना, हम लोग इस प्लांट के बाहर बहुत एकदम गोडाउन रखते हैं, पहाड़ का तरफ रहता है, वो सब क्या स्टॉक यार्ड ही है। तो वहाँ पे हम लोग को मेंटेनेंस का खर्चा तो रहता ही है ना, कितना सारा, बारिश का टाइम पे इंश्योरेंस कराने पड़ता है, रिपेयर मेंटेनेंस, सैलरी वगैरह, उसका पेमेंट बहुत सारा रहता है, ठीक है। एनीवे, अब हम लोग कैरिंग कॉस्ट के एग्जांपल देखेंगे। कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी के साथ कैरिंग कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है, इससे पहले क्या देखें, ऑर्डरिंग क्वांटिटी के साथ ऑर्डरिंग कॉस्ट का रिलेशनशिप चेक किए। अब हम लोग चेक करेंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी के साथ कैरिंग कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे उल्टा है ना, वहाँ पे उल्टा था, अब यहाँ पे देखते क्या है, ओके। तो ये 4 ही एग्जाम्पल हम सेम 4 सिचुएशन 1 2 3 एंड 4 सेम। एनुअल रिक्वायरमेंट 1, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है रॉ मटेरियल का,
इसको ए बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज ई का फॉर्मूला में ए मीन्स व्हाट, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इसलिए हम ए अभी से याद दिला रहे तुम लोग को। ओके, तुम लोग बचपन में की होगी, बीकॉम में ईओक्यू का फॉर्मूला था ना बीकॉम में, 2√2AO/CI है, तो ए मीन्स व्हाट, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो वही है ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 टन था, 1000 टन 1000 टन 1000 टन। ओके, ऑर्डरिंग क्वांटिटी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या, ऑर्डर क्वांटिटी, राइट, ऑर्डर क्वांटिटी। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो मेरा केस में सेम 100 200 400 500, 100 200 400 500। ओके, 100 टन 200 टन 400 टन 500 टन। ठीक है, थर्ड कैलकुलेट हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ ये दो क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, बोला कि कैलकुलेट करो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, सॉरी टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो। अब तुम्हारा क्वेश्चन में क्या कैरिंग कॉस्ट का भी प्राइस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम वो भी बता देते, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ रहेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका भी ना दो तरीका है, समटाइम्स क्वेश्चन में परसेंटेज रहता है, याद होगा तुम लोग को, समटाइम्स डायरेक्ट रुपीज़ दे देगा, डायरेक्ट रुपीज़ दे दिया। तो यहाँ पे हम कितना लेके किए हैं, ₹1 ₹10, डायरेक्ट रुपीज़ दे देगा ₹10 पर यूनिट, या फिर क्वेश्चन में परसेंटेज देगा। अगर परसेंटेज दिया तो परसेंटेज ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल का जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करना। ओके, याद रहे, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ कैरिंग कॉस्ट 5% पर एनम पर यूनिट, तो 5% ऑफ व्हाट, जो परचेज प्राइस होगा मटेरियल का उसके साथ मल्टीप्लाई करना। अगर डायरेक्टली अमाउंट दे दिया तो बस कोई झमेला नहीं है। ओके, ये दो रहेगा, आइदर और। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम 10 करके लेके चल रहे, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना है, ₹10 करके। ओके, ₹10 ₹10 ₹10 ₹10, फाइन। ये तीनों डेटा क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग करते हैं कि सर टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, टोटल कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं TCC, राइट, TCC, वहाँ TOC था, ये TCC, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो दिमाग लगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सर इससे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू व्हाट, ऑर्डर क्वांटिटी। अब बताओ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई किससे करें। अगर हम ऑर्डर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स आई एम अज्यूमिंग कि पूरा 100 टन ही मेरे पास स्टॉक था, तो पूरा तो स्टॉक रहता नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये इससे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो परचेज किया पूरा ही मेरा स्टॉक है, उतना तो होता नहीं है। तो हमको निकालना है बेसिकली एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए होता है, बट क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ नहीं रहेगा, तो इसी को हम एवरेज कर लेंगे डिवाइड बाई 2। इसीलिए हम पहले वो नहीं करा कि ये रिक्वायरमेंट पहले समझाया, OQ/2 एवरेज करना है, बिकॉज तुम्हारा क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ नहीं रहेगा। अब हमको चाहिए एवरेज स्टॉक, क्या होगा, इसी का हाफ कर लो एवरेज स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 हाफ। दैट मीन्स व्हाई नॉट कि हम ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज क्वांटिटी। ये जो तुम्हारा एवरेज क्वांटिटी है, एवरेज क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करते हैं 4 नंबर में। यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट आया बोल के फर्स्ट हम ये कैलकुलेट कर लें। हमको पता है कि इफ आई नीड टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट तो दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई क्या करना है, एवरेज क्वांटिटी। तो एवरेज क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज क्वांटिटी क्या होगा, ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2, जो ऑर्डर क्वांटिटी था उसको हाफ कर लो। तो मेरा केस में एवरेज क्वांटिटी कितना आएगा बोलो, 50 टन 100 टन 200 टन एंड 250 टन, फाइन। अब टोटल कैरिंग कॉस्ट बोलो मल्टीप्लाई करके, ये कितना होगा, 500, ये 1000, ये ₹2000, ये 2500। तो अब बताओ रिलेशनशिप बताओ इन दोनों के साथ। बोलो बोलो, वेरी गुड। वहाँ पे उल्टा हो रहा था, वहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ रहा था तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम रहा था, बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होगा तो ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो रहा था, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम होगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा था। और यहाँ पे उल्टा, जितना ज़्यादा परचेस करें उतना ज़्यादा मेरा स्टॉक होगा, जितना ज़्यादा परचेस करें उतना ज़्यादा मेरा स्टॉक होगा, एवरेज बाई 2। तो बाई 2 करें, जितना ज़्यादा स्टॉक रहेगा उतना ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट होगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप है। तो दैट मीन्स अब एज अ परचेजर तुम तो कन्फ्यूज हो गया भाई, हम उसमें सिलेक्ट करें कि इसमें सिलेक्ट करें।
कंफ्यूज हुए ना? तो अब इसीलिए रिक्वायरमेंट आया ईओक्यू का। अब समझ में ईओक्यू का रिक्वायरमेंट क्यों आया, इसका वजह से आया। हम दोनों तरफ से कंफ्यूज, वहाँ पे हमको लग रहा था कि कौन सा वाला में जो हाईएस्ट ऑर्डर दिए थे इसी में हम वहाँ पे सबसे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा लोएस्ट था, राइट, याद है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लोएस्ट था। बट अब इसी में भी देख रहे कैरिंग कॉस्ट हाईएस्ट हो गया। अब कैसे सिलेक्ट करें, हम तो फंस गए। तो दिस इज हाउ रिक्वायरमेंट ऑफ ईओक्यू आया यहाँ पे। तो बैकग्राउंड जाना रिक्वायरमेंट आया क्यों, समझ में आया सबको, रिक्वायरमेंट क्लियर। तो ये तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, सॉरी कैरिंग कॉस्ट है। तो यहाँ से बेसिकली मेरा पर्पस क्या था, तुमको इसका पर्पस ये दो एग्जांपल यही था कि ईओक्यू का बैकग्राउंड आया क्यों, वाई ईओक्यू बोल के जो फॉर्मूला दे दिया, बोलो कैलकुलेट ईओक्यू, तो आपको तो जानना जरूरी सर वाई ईओक्यू आया क्यों आखिर मार्केट में, ठीक है। इसका वजह से हम दोनों तरफ से कंफ्यूज हो जा रहे थे कि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट में अगर हम देखें कि देख रहे कि उल्टा है कि ऑर्डर क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ ऑर्डर कम होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, फाइन। बट एट द सेम टाइम जब हम इसका रिलेशनशिप चेक करें कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा तो क्या मेरा एवरेज इन्वेंटरी भी ज़्यादा होगा, कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो जा रहा, फंस जा रहे। तो इसीलिए ईओक्यू बोला, एक कंसेप्ट लेके आया, वो अभी हम नेक्स्ट इसमें समझाते हैं। तो ये पर्पस समझ में आया, ये फर्स्ट पर्पस था ईओक्यू का बैकग्राउंड। दूसरा पर्पस था कैलकुलेशंस भी समझ में आ गया हमको, बिकॉज जो लेंदी सम्स अभी हम लोग करेंगे वहाँ हेल्प करेगा। कैलकुलेशन क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हुआ रहेगा, ए ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, कैरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ रहेगा। अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो अच्छा है, परसेंटेज है तो परसेंटेज ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल प्राइस। नेक्स्ट एवरेज क्वांटिटी, हमको कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसका रिक्वायरमेंट यहाँ से आया, कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं है। इसका रिक्वायरमेंट कहाँ से आया, यहाँ से आया। हम देखें कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टू क्वांटिटी चाहिए, बट कौन सा क्वांटिटी ले, ये लेना तो लॉजिकल है नहीं, तो एवरेज लो। तो इसलिए हम एवरेज कर रहे हैं यहाँ पे, बस एवरेज किया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमको समझ में आया, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप समझ में आया वो क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी अगर इंक्रीज किया तो मेरा एवरेज क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा, तो बेसिकली मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, माने सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी कमेगा तो एवरेज क्वांटिटी भी कमेगा, कैरिंग कॉस्ट भी कमेगा, तो सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। वो वहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे भाग रहा है। तो इसीलिए अगर हम लोग अब हम लोग जो ये होता है ना डायग्राम इकोनॉमिक्स वाला, वो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल याद है तुम लोग को, इसी को लेकर अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब तो वो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो इस तरह भागेगा ना पिक्चर। अब वो उल्टा था ना, तो वो इस तरह भागेगा ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी हम समझा दे रहे, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन समझ में आ गया हम लोग को, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेशन समझ में आएगा, ओके। जिस तरह से हम कर रहे हैं घर में उसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर चैप्टर एकदम सिंपल, सबसे सिंपल चैप्टर तुम लोग का कॉस्टिंग है। अगर समझ में आ गया तो टेक्निकल है, बट अगर समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। बोलते ना सोने पे सुहागा, 90+ ऐसे ही आ जाएगा। ज़्यादा मेहनत, कम मेहनत, ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। चलो हो गया। इतना दूर दूर से भाई क्लास करने आ रहा है बीरभूम से, अच्छे से तो पढ़ाना है हमको, बोलो तुमको देख के मोटिवेशन आया हमको, तुम कल से यहाँ बैठना। अब हम लोग पिक्चर नंबर 3 नंबर पिक्चर में हम लोग आ जाते हैं। वो डायग्राम अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वो डायग्राम में मेरा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। पेंटिंग मेरा उतना अच्छा है नहीं, कोशिश करते हैं इस बार डायरेक्ट मैच कर जाए। इससे पहले जब क्लास में किए थे ना ऊपर नीचे हो गया था। कहाँ गया यार डायग्राम, व्हाई इज दिस मार्जिनल कॉस्ट, ये पे खुला हुआ था ना अभी। यहाँ है तो 2 कॉपी है इस कॉपी में, ठीक है। सेम एग्जांपल लेके हम करते हैं, ओके। अब हम लोग ईओक्यू के बारे में सोचते हैं, ओके। ईओक्यू फुल फॉर्म क्या है बोलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सबको पता है। वैसे मीनिंग क्या है बताओ अब, फुल फॉर्म तो सबको पता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या होता है? बोलो। दोनों मेंटेन होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज सच ए पॉइंट जहाँ पे
हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि कौन सा ले, ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला अलग हो रहा है, टोटल कैरिंग कॉस्ट अलग हो रहा है, तो जहाँ पे जाके दोनों सेम हो जाता है, मैच कर जाता है। एट दिस पॉइंट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। मेरा डिसीजन तो वही लेना है कि जहाँ पे जाके सेम रह रहा है भाई, जहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं हो रहे। तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा? EOQ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी जो आएगा कैरिंग कॉस्ट भी वही आएगा। ठीक है, अब कैसे, हाउ? ठीक है, इसको हटा दो। अब बस तुम हमको वहाँ से जो है फिगर जो था ना वो बताते, तुम लोग फोटो क्लिक किया होगा। स्टार्टिंग हम 0 से किए थे, राइट? तो बोलो एक वो बात बोलो, इस तरफ कौन सा पॉइंट जाएगा? इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरफ ऊपर की तरफ कौन सा पॉइंट जाएगा? हाँ, कैरिंग कॉस्ट। बिकॉज हमको पता है ये सपोज ये तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तुम्हारा ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, राइट? और ये तुम्हारा कॉस्ट वाला फिगर है कलम में। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या क्या लिए थे बोलो तो एक बार? 100 या 1000 था? अरे कॉपी में बोलना यार। 100 था क्या? अच्छा था, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 100 था, तो मेरा 100 ऑर्डरिंग क्वांटिटी पहले था 100, ओके। नेक्स्ट था बोलो 200, फिर 400, बस 500, ये था। अब पहले हम क्या करते हैं क्या, उसके बाद इस तरफ कॉस्ट में हम आ जाते हैं। अब सपोज कॉस्ट में मेरा एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, पहले कैरिंग कॉस्ट बता, ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ तो क्या क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट का आंसर कितना आया था? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का आंसर 1500, 250, 200। तो एक काम करते, 200 हम इसको मान सकते हैं, ठीक है? ये सब 100 रुपया, 100 का गैप में लेके भागते ऊपर। ये 200 था, उसके बाद कितना आया था बोलो? लोएस्ट से ऊपर जाना 250, तो ये 300 होगा। ये अगर 100 होगा, ये 200, ये 300 होगा, राइट? तो 250 यहाँ पे आएगा ना, ठीक है? उसके बाद ये 300 के बाद ये रहा तुम्हारा 400, ये रहा 500, 600, 700, 800, 900, 1000, यहाँ तक पहुँच गया, ओके? 1000 तक ही था ना हमको जाना है। तो ये 200 के बाद 250, उसके बाद 500, तो 500 क्या था? 1 2 3 4 5, ये था ना 500, ये 300, 400, 500, ये था 500, ओके? उसके बाद 1000 था डायरेक्ट ना, उसके बाद 1000, तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है? ये था। तो ये क्या प्लॉट किया हम? कॉस्ट में तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये वाला प्लॉट किया हम, ठीक है? एक बात बताओ, अब जो है तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट भी हम पहले एक बार ये कर लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट कहाँ कहाँ आएगा? पहले इसी को ड्रॉ कर लेते हैं ना। जब मेरा 1000 था ऑर्डरिंग कॉस्ट, तब मेरा क्वांटिटी कितना था? जब ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 था, क्वांटिटी कितना था? 100। तो 100 मीन्स तुम्हारा, इसको ऊपर लेके जाते 1 2 3, ऐसे ही जाएगा, राइट? ऐसे गया 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 गया, यहाँ पे मैच किया, यहीं पे हो रहा 1000, ठीक है? तो ये नोट कर लेते भाई, ये मेरा क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट ना, तो TOC का 1000 था ये, ओके? फर्स्ट पॉइंट ये है। अब बोलो, जब मेरा ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 था, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? 500। तो 200 था, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट था, इसका ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे आएगा, राइट? सही जा रहे तो हम 500, राइट? तो मेरा यहाँ पे TOC था कितना? 500, ठीक है? उसके बाद जब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वांटिटी 400 था, ये था 250, 250 बोले तो ये रहा इसका यहाँ पे, ठीक है? ये होगा ना 250, TOC 250। नेक्स्ट, जब 500, सॉरी ऑर्डरिंग क्वांटिटी जब 500 था, तब था 200, तो 200 बोल तो ये रहा तुम्हारा 200, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा TOC। ऐसे ही करते हैं हम लोग। हम चेक किए कि 100 जब है मेरा कॉस्ट यहाँ आ रहा है, 200 जब है मेरा कॉस्ट 500 आ रहा है, 400 जब ऑर्डरिंग क्वांटिटी है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 250 आ रहा था, ठीक है? जब 500 है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा था? 200। तो बस इसको क्या करें, बेसिकली हमको ऐसे मिला देना है। हो गया, लाइन सही ड्रॉ हुआ, ठीक ड्रॉ हो तो ठीक है चल जाएगा, बोलो TOC इस बार चल जाएगा। कॉपी में किए थे ना, जगह शॉर्ट हो गया था मेरा, ठीक है?
TOC हो गया। ये समझ में आया कैसे हम लोग ड्रॉ किए? बेसिकली क्या किए, पहले हम 100 हम मार्क कर लिए कि ये कितना कितना हमको करना है, हम 100 का इंटरवल में लेके गए ऊपर, ठीक है, कॉस्ट को। इसका जगह इतना, ये जब है तो इतना, ये जब है तो इतना, ये जब है तो इतना, बस खत्म। अब उसको हम क्या किया, जस्ट लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब बताओ कितना में कितना है कैरिंग कॉस्ट? जब मेरा ऑर्डरिंग क्वांटिटी 100 है तब मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना है? 500। मतलब कौन सा है? ये, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, जब ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 है तब कितना हो रहा है? 1000। बहुत हेवी डेंजरस आएगा, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है ना 1000। तो नेक्स्ट, जब ऑर्डरिंग क्वांटिटी 400 है तब कितना आ रहा है? 2000। और ऊपर जा रहा है तो और ऊपर चले गया। पहले बोलना चाहिए था ना सर, और भी यहाँ पे 4000 2500 तक जाना है, तो हमको और नीचे ड्रॉ करने पड़ेगा, या फिर गैप थोड़ा कम कर देते। ठीक है, इस यही रहने दो, गैप थोड़ा बढ़ा देते। ठीक है, फिर से करने होगा, बोले ना गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो गया ना। पहले कैरिंग कॉस्ट को कर लेते, वो ज़्यादा जगह खाएगा। समझ में आया? तो कैरिंग कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक भागना है हमको, बोलो? 500 से लेकर 2500 तक जाना है। तो एक काम करते हैं, 500 के इंटरवल में चलते हैं, बेस्ट होगा। ये 500, 1000, 2000, 2500, हाँ ठीक रहेगा। ये हो गया तुम्हारा 500, ठीक है। अगेन ये हो गया 1000, ये हो गया 2000, 500, 1000, 1500 होता है ना बीच में, 500, 1000, 1500 होगा ना, ऐसा नहीं होगा। 500 का गैप में चलते, 500, ये हो गया 1000, 1500, 2000, 2500, 3000। अब सही रहेगा। ओके, पहले कैरिंग कॉस्ट को आप बताओ। जब 100 मेरा कैरिंग कॉस्ट है तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा था? 100 में कैरिंग कॉस्ट आ रहा है 500, राइट? 500। उसके बाद जब 200 है तो कैरिंग कॉस्ट आ रहा है 1000। 200 है तो मेरा कैरिंग कॉस्ट आ रहा है 1000, ठीक है। 400 में आ रहा है 2000, 400 में आ रहा है 2000, ठीक है। 500 में कितना आ रहा है? 2500, ठीक है। चल एटलीस्ट थोड़ा बहुत देखने लायक है ये ऐसा जाएगा, बेसिकली यहाँ पे आएगा ठीक है। ये हो गया तुम्हारा TO, क्या है, TCC, ठीक है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अभी ठीक ठाक है, एटलीस्ट देखने लायक है, थोड़ा टेढ़ा माका हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट में, ठीक है। अब बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना कितना था? एक्चुअली एग्जाम्पल अपना मन से लिए ना, इसीलिए कि आप पिक्चर ड्रॉ करने में डिफिकल्टी हो रहा। जब 100 था तब हम लोगों का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? 1000। 1000 बोले तो यहाँ, ठीक है, वो ये लेते। उसके बाद 500, 200 का ये हो जाएगा तुम्हारा 500, ठीक है। नेक्स्ट 250 का, उसके बाद कितना है? वो तो और नीचे हो गया यार, ये पे लेते हैं, ये ठीक है। 200 एकदम यहाँ पे आ गया, ठीक है। मन से एग्जांपल लिए ना हम लोग, इसलिए ये हाल हो रहा है, देखो। तो आप ये बेसिकली यहीं से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 1000 था,
ठीक है, एटलीस्ट बन गया भाई हम लोगों का। ठीक है, चल बहुत मुश्किल से बना। ये हो गया तुम्हारा TOC, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे EOQ कौन सा पॉइंट होगा? ये होना चाहिए मेरा EOQ, जहाँ पे TCC एंड TOC एक दूसरे को टच करता है। दिस इज माई EOQ, दैट मीन्स एट EOQ मेरा जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू माई TCC। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग कैलकुलेट करो, इसी फॉर्मूला में EOQ कैलकुलेट करो तो कितना हो रहा? क्या था फॉर्मूला EOQ का? √2AO बाई CI। √2 एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है हम लोग का? 1000। ठीक है, तो 1000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था? 100 था, तो 100। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 10। कितना आता है? लास्ट में रूट करना है। ठीक है, कितना आ रहा? कितना आ रहा भाई? 141.42 आना चाहिए। तो हाँ, यही आएगा 141.42। तो कितना आया? 141.42 ये आया तुम्हारा EOQ। तो देखो दैट मीन्स ये जो है एक सही आया एकदम। सो अंदाज से हम लोग देखो सही निकला, 100 एंड 200 के बीच में 141 ही होगा। दैट मीन्स ये तुम्हारा है 141.42 क्वांटिटी। तो हम लोग क्या बोला कि एट EOQ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब प्रूफ करके देखते हैं हम लोग। लेट्स प्रूफ। ठीक है, नाउ लेट्स प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे? हमको कैलकुलेट क्या करने पड़ेगा? टोटल TOC कैलकुलेट करेंगे हम लोग, TOC। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 100, राइट, इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। आप नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? एनुअल डिमांड कितना था मेरा? 1000 डिवाइडेड बाई 141.42। 141.42 करने से कितना आता है? करो 7 ठीक है, राउंड लेके चल रहा है, थोड़ा राउंडिंग होकर डिफरेंस आएगा। तो आंसर कितना है इसका बोलो? 707, 707। ठीक है, तो इतना ही मेरा TCC भी आना चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया? ये तुम्हारा क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? EOQ है, राइट? क्लियर? तो 707 आ रहा है। तो अब सर हम TCC कैलकुलेट करें, वो भी 707 ही आना चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट TCC। क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया इंटू एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2। यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? 141.42 बाई 2 कितना आता है बोलो? 10 इंटू 70 पॉइंट कितना है? वो 707 मैच किया। लेट्स प्रूफ। तो प्रूफ भी हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग देखें कि सर यहाँ पे दो एग्जांपल, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने मन से हम लोग उठाए थे कि सर अलग अलग सिचुएशन था। एनुअल रिक्वायरमेंट 1000 था, ऑर्डर क्वांटिटी डिफरेंट था, कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 लिए थे हम लोग, कैरिंग कॉस्ट 10 लिए थे। तो हम लोग कैलकुलेट किए EOQ कैसे कैलकुलेट किए? ये 141.42 जहाँ पे एक दूसरे को लोग टच कर रहा था। ओके, अब देखिए लेट्स प्रूफ कैसे। हमको पता है कि एट EOQ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल TCC सेम होना चाहिए। तो हम लोग देखा कि हाँ सर सच में सेम हो रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 इंटू व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किए? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे EOQ था 707। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया? 10 रुपया इंटू एवरेज इन्वेंट्री, बस 707 प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग EOQ का बैकग्राउंड भी समझ में आ गया, अब प्रूफ भी कर लिया कि ऐसे EOQ कैलकुलेट होता है। बस ये इसको छोड़ के यार पिक्चर ड्रॉ में थोड़ा गलती हो गई हम लोगों का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग सम स्टार्ट करते हैं।
मिटाना है, कहाँ है बोला, कहाँ रखें? इसका पिक्चर हो गया क्लिक? टाइम बताओ कितना हो? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब एक दूसरा एग्जांपल, अब क्या ना एक कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं जो एक्चुअली एग्जाम में आने वाला है। अभी तक हम लोग जस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन देखे हम लोग, एंड टीसीसी एंड टीओसी देखे, ईओक्यू कैसे कैलकुलेट करने पड़ते ये देखे, एंड बैकग्राउंड देखे कि सर ये चैप्टर का बैकग्राउंड आया क्यों, वाई देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ईओक्यू, ये ऑर्डर, ये सब का क्यों रिक्वायरमेंट आया। ठीक है, अब हम लोग एक कंप्लीट सम्स देखते हैं जो एग्जाम में एक्चुअली आता है, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू। दो एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, तुम लोग स्टडी मैट ओपन करो, उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो। स्टडी मैट हमको चाहिए यार, स्टडी मैट। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिखाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 5 का 24 दिखाना था हमको। ठीक, कितना पेज में बोलो तो? मिल गया मिल गया मिल गया। ये बुक अगर होगा तुम लोगों के पास तो पेज नंबर है 68। सीएमए इंटर का बुक जो यूट्यूब में देख रहा है प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, ये बुक वेबसाइट में अवेलेबल है सीएमए इंटर का। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो ये तो हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें सच। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 या 14, 13 ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सबके पास है बुक, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो। जिसके पास नहीं है वेबसाइट से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो। ठीक है, सबके पास है तो हम जिस क्वेश्चन रीड करें ऐसे ही हो जाए, नहीं भी है तो चल जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, अ कंपनी बाइज इस एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट। तो बोला कंपनी के एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 36,000 है। तुम लोग कैलकुलेटर हाथ में रखो, कितना इंस्टॉलमेंट वो लोग बाई करता है, 6। तो 6 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट है, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर कितना में बाई कर रहा है, 6 बार में बाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर अभी उसका फिलहाल 6 है। ईच यूनिट कॉस्ट ₹100, तो यूनिट प्राइस कितना है, रॉ मटेरियल प्राइस 1 रुपीज़ करके, नॉट 100, 1। एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 25। ठीक है, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। तो कैरिंग कॉस्ट कितना हुआ, 1 रुपये का 20% मतलब 20 पैसा, 1 रुपीज़ का 20% मतलब 20 पैसा। तो ये डेटा अपने पास अवेलेबल है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना, 36,000, नंबर ऑफ ऑर्डर फिलहाल 6 है, रॉ मटेरियल प्राइस 1 रुपया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपया एंड कैरिंग कॉस्ट 20 पैसा। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अभी जो इन्वेंट्री पॉलिसी उसका एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 67। तो ये तुम्हारा है एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, जो डेटा क्वेश्चन में दिया उसको लिख लो। 1 एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट ए कितना है, 36,000 यूनिट। ओके, दूसरा परचेस प्राइस कितना है, 1 रुपया, ₹1, राइट। थर्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ₹1
25। थर्ड, फोर्थ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 20%, मतलब कितना हुआ? 1 इंटू 20%, दैट इज व्हाट? 20 पैसा। ये डेटा अवेलेबल है। और एक डेटा अवेलेबल है क्या? नंबर ऑफ ऑर्डर भी अवेलेबल है। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 6। ठीक है, दिस डेटा इज अवेलेबल। अब करना क्या है, बोले टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं। 6 नंबर पॉइंट, तो यहाँ पे बोला एनुअल कॉस्ट, तो उसमें क्या क्या आएगा? परचेस कॉस्ट भी आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगा, कैरिंग कॉस्ट भी आएगा, 3 कंपोनेंट। तो परचेस कॉस्ट कितना आएगा? परचेस का कॉस्ट कितना आएगा बोलो? साल भर में टोटल मिला के 36,000 तो परचेस करनी है, तो 36,000 इंटू 1, राइट? तो 1 इंटू 2, दिस इंटू दिस, राइट? तो मेरा आ गया 36,000 परचेस कॉस्ट। समझ में आया सबको? इतना तो परचेस करना ही है, 36,000 यूनिट। इसको अगर हम टन मानते हैं, इतना इंटू 1 रुपया करके। दूसरा कॉस्ट क्या आएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हमको चाहिए क्या? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताओ कितना हो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 6। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 25। तो क्या होगा? 3 इंटू 5, 15 नहीं होगा, 3 नंबर मतलब ये 25 इंटू 6, 25 इंटू 6, दैट इज कितना हुआ? 150। ठीक है, अब बचा क्या? कैरिंग कॉस्ट। तो 8 नंबर चले जाते हैं, हमको टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। किसका आया भाई? कौन, माँ आया कि कुछ और आया? पता नहीं सर। टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब बताओ कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? कैरिंग कॉस्ट इनटू एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो है नहीं, तो व्हाई नॉट हम पहले एक काम करें कि यहाँ पे एक एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको 9 कर देते हैं, दिस विल बी 8। तो हमेशा कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले अगर तुम्हारा क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री नहीं है तो उसको पहले कैलकुलेट कर लो। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा बोलो? तो मेरा यहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है वही तो हम कैलकुलेट नहीं किए, ठीक है। तो पहले हम लोग वो दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जानबूझ के हम चाहे तुम लोग अटको, यहाँ पे अटकेंगे तो इसीलिए पहले वो 2 चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो बोलो ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होगा? 36,000 डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट। वेरी गुड। तो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर तुमको पता है, इफ नंबर ऑफ ऑर्डर तुमको पता है और तुम्हारा रिक्वायरमेंट 36,000 है, मतलब 6 बार में 36,000 लेंगे, तो एक एक बार में कितना, क्या हो रहा है, कितना 6,000 करके। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी मेरा आ रहा है कितना? 6,000। तो कैसे कैलकुलेट किया? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, राइट। तो ऑर्डर क्वांटिटी समझ में आया। नॉर्मली नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर दिया हुआ तो वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी कैसे होगा, राइट। तो 6,000 कैसे हम लोग किए? 36,000 एनुअल रिक्वायरमेंट था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर 6। अब हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कितना? हाफ ऑर्डर क्वांटिटी 2, दैट इज 3,000। अब नाउ आई कैन कैलकुलेट TCC, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कितना? एवरेज इन्वेंट्री इंटू कितना रुपए करके था ये? 20 पैसा इंटू 20 पैसा, तो कितना होगा? 3 का 600, राइट, 600। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन का जो आंसर है, तो टोटल क्या एनुअल कॉस्ट बोला ना, एनुअल कॉस्ट क्या क्या आएगा इसमें, क्या क्या जुड़ेगा? परचेस कॉस्ट आएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगा, बस जोड़ दो। तो क्या आएगा यहाँ पे? 6 + 7 + 10 कितना आ रहा है बोलो? 36,000 + 500, 36,150 + 36,750, 36,750, बस यही आ रहा आंसर, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? देखो ये क्वेश्चन में बोला था
तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। हाउ मच मनी, फाइंड द टोटल, ठीक है। अब करंट पॉलिसी, अब क्या बोल रहे हैं लोग, क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी, ये तो हो गया। हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू, मतलब ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई हम ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बताओ यहाँ पे ईओक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, ओके। अब ईओक्यू बताओ क्या होगा, एनुअल रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 36,000। अच्छा रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हो रहा है ना, ठीक है, एडिटिंग बहुत करने पड़ेगा। 2 इंटू ए इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट कितना है 20 पैसा, बताओ कितना होगा 3000। तो 3000 यूनिट्स मेरा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेम चीज कैलकुलेट करेंगे ईओक्यू का होकर, तो यहाँ पे भी अब हम करेंगे ईओक्यू, ठीक है। जो फॉर्मेट करे वही फॉर्मेट फॉलो करना, बुक का फॉर्मेट मत जाना। 36,000 यहाँ पे भी एनुअल रिक्वायरमेंट होगा, राइट। प्राइस तो यहाँ पे भी ₹1 ही होगा, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो यहाँ पे भी 25 ही होगा, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे भी 20 पैसे ही होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेगा, कितना होगा नंबर ऑफ ऑर्डर बोलो, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितना है 3000, कितना हुआ, कितना हुआ 12। यहाँ पे 6 में 6 था, या 12 हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गया, तो ऑर्डर क्वांटिटी कम हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा, कितना हो गया यहाँ पे 12, राइट। तो ये तुम्हारा चेंज हो गया, फर्स्ट चेंज यहाँ पे हुआ। अगर ये चेंज हुआ तो मेरा क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज होगा। एनीवे तो पहले परचेस कॉस्ट कितना होगा, सेम परचेस कॉस्ट। तो अगर अब क्या है ना, इस क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे बोल देगा परचेस प्राइस कम होगा, डिस्काउंट होगा, तो वहाँ पे परचेस प्राइस भी चेंज होगा। फिलहाल यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 36,000 ही होगा, ओके। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा बोलो, 12 इंटू 25, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 12 इंटू 25, कितना होता है 300, राइट 300। अब क्या ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा मेरा 3000, तो हम कैलकुलेट किए यहाँ पे 3000, जो कि ना ईओक्यू है, राइट। तो एवरेज इन्वेंटरी कितना होगा 1500, तो ये हो गया तुम्हारा 1500 भाई। तो ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट कितना होगा 1500 इंटू 0.2, मतलब कितना हुआ 7.5, कितना हुआ 775 रुपया, क्या देखो तो, सॉरी 300 ना, पक्का 300। तो कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री 1500 इंटू 0.2, हाँ 300 होगा, ठीक है। तो बस खत्म। अब बताओ एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, क्या क्या ऐड करना है, परचेज कॉस्ट, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड 300, 36,600, 36,600। तो बताओ कितना सेविंग्स हो रहा है मेरा 150। एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू, 150 रुपीज़ हम लोग सेव कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बोले तो पहले जैसे बोला हम लोग को क्या करना है, जो जो डेटा दिया हुआ लिख लेना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन बोला कि एनुअल कॉस्ट निकालो तो तीन ही चीज़ आना चाहिए, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो उसको लिखाने के लिए कोई फिगर मिसिंग है तो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब रिवाइज बोला ईओक्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ एक बात, दोनों में डिफरेंस क्यों, यहाँ पे 150 रुपीज़ का सेविंग्स क्यों हुआ बताओ तो। एक तरफ तो यहाँ पे हम कितना मार्क है, यहाँ पे मेरा देखो ये तो सेम है, इसको ये तो डिसीजन मेकिंग में आएगा भी नहीं तुम्हारा, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे 150 का 300 लगा, तो 150 रुपये यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगा, फाइन। बट यहाँ पे तुम्हारा टोटल कैरिंग कॉस्ट 600 का जगह कितना लगा 300 कम हुआ, तो ये कम हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे 150 रुपीज़ का सेविंग्स हुआ। तुमसे मैनेजमेंट पूछ सकता है ना सेविंग्स क्यों हुआ, बिकॉज सर माना कि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 बढ़ रहा है, बट स्टिल हम कैरिंग कॉस्ट में 300 रुपीज़ का सेविंग्स कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या 150 का सेविंग्स हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। अब देखो वहाँ मेहनत कर ली बोल के यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 14। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, फोटो क्लिक कर लो, ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। टाइम 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 12, ठीक है 15 तक छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है।
द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट, ठीक है, तो ए कितना है यहाँ पे 3200। द यूनिट कॉस्ट इज ₹6, तो परचेस प्राइस 6 रुपया करके है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 25% ऑफ 6 कितना होगा, 6 का 25% मतलब 6 25 कितना हुआ 1.5 ना, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ एन वन प्रोक्योरमेंट इज 150, ये क्या है ऑर्डर कॉस्ट 50 रुपये, तो डिटरमाइन करो EOQ, तो ये तो आराम से हो जाएगा। EOQ क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर बोल रहा है, तो EOQ पता चल गया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ही पता कैसे, नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। अब टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, बेसिकली टाइम मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर तुमको पता चल गया, तो एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, तो एक दो ऑर्डर का बीच का गैप पता चल जाएगा, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 16 इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट में इस तरफ आ जाना क्वेश्चन नंबर 20। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 16 एंड 20, ये तीनों में से बीच में एक एक तो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स, मिल गया क्वेश्चन नंबर 15 सबके पास है। क्वेश्चन नंबर 15 15 16 एंड वहाँ पे कितना बोले हम 20 इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर रहे हैं, ठीक है, पेज नंबर 68। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा, मतलब एक प्रोडक्ट बनाता है जिसके लिए कंपोनेंट क्या चाहिए होता है अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे क्या रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको चाहिए अल्फा, तो अल्फा चाहिए, अल्फा क्या है यहाँ पे रॉ मटेरियल है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2015, एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा कितना है 8000, तो ये क्या है ए मिल गया हमको एनुअल। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करते संग तुमको क्या करना है एग्जाम में, इस तरह से फॉलो करना है, इसको हटा दे। क्वेश्चन नंबर 15 राइट, क्वेश्चन नंबर 15 चल ही नहीं रहा यार, और एक तो कहाँ गया, चल रहा था जो ये था ना, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 68 राइट 68। तो क्वेश्चन रीड करते वक्त ही हम लोग का सब कुछ हो जाना चाहिए। तो ये फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, अल्फा बनाते हैं ना हम लोग, ओके। तो बताओ ए कितना है यहाँ पे, एनुअल रिक्वायरमेंट दैट इज ए कितना है 8000 यूनिट। क्वेश्चन जैसे रीड करेंगे लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 रुपया पर ऑर्डर है, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पे, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ₹200, ठीक है। थर्ड, ऑर्डर कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं 2AO बोलते हैं ना हम लोग, तो O, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, तो परचेज प्राइस हो गया, ये परचेज प्राइस कितना है ₹400, ठीक है। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम, ये क्या होगा बोलो, CC पर यूनिट पर एनम कितना हुआ 20% बोला है, तो 20% ऑफ व्हाट 400 कितना होता है ₹80। तो हम कुछ कर रहे, क्वेश्चन रीड कर रहे, जो जो डेटा दिया प्लॉट करते जा रहे। एग्जाम में यही तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन रीड करते वक्त ही तुमको प्लॉट डेटा क्या क्या मिल रहा है एक जगह नोट डाउन कर लो, ओके। बस उसके बाद और कुछ बोल रहा है क्या, द कंपनी हैज बीन ऑफर वगैरह वगैरह ऑन द परचेस ऑफ दिस। अब देखो नीचे में क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेस ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। कंपनी अभी फिलहाल कितना में परचेस करते हैं हम लोग 400 में, अभी फिलहाल हम 400 में परचेस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4000 यूनिट करके परचेस करेंगे एक एक बार में, तो हमको डिस्काउंट देगा कितना 4%, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 400 का 4% मतलब 96% करो, 400 इंटू 96% करो कितना आता है 384। तो रिवाइज परचेस प्राइस कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा। दैट मीन्स अब बोल रहा है देखो कंप्यूट, अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। एडवाइस वेदर द कंपनी क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट,
अब बोला कम जो क्वांटिटी का डिस्काउंट ऑफर है वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। दैट मीन्स हम कंपेयर करेंगे कि दो ऑफर जो थोड़ी देर पहले किए थे, एग्जिस्टिंग पॉलिसी वर्सेस ईओक्यू, यहाँ पे नॉन ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, जो ऑफर जो सही होगा, जो सस्ता होगा वही करना है हमको, बस अब बुक का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, ये हम ईओक्यू लेके चलते हैं, यहाँ पे नॉन ईओक्यू बोल सकते हैं या फिर ऑफर, नॉन ईओक्यू या फिर ऑफर, न्यू ऑफर। ओके, तो न्यू ऑफर में परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, 400 इंटू 96% करने से हुआ 384, बाकी सब सेम रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे टॉप में लिखना है सबसे पहले, यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 4000 करके, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे ईओक्यू कितना होगा, √2 ए कितना है 8000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 200 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना हुआ 80, तो कितना आ रहा है ईओक्यू बोलो, 200, तो यहाँ पे ईओक्यू हम लोग का आ रहा है 200। ओके, तो ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, ऑर्डर क्वांटिटी सबके पता है हम लोग को, यहाँ 200 वहाँ पे 4000, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट दोनों केस में 8000 ही होगा, यहाँ भी 8000 है तो यहाँ भी 8000 है, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 है, क्वेश्चन साइलेंट है, यहाँ भी 200 ही होगा, दोनों में सेम। परचेज प्राइस तुम्हारा चेंज हो गया, फोकस ये चेंज हो गया, राइट। तो ये तुम्हारा डिसीजन मेकिंग के लिए अब रिलेवेंट हो गया, अभी तक रिलेवेंट नहीं था लास्ट क्वेश्चन में, बट यहाँ पे रिलेवेंट है। कैरिंग कॉस्ट यहाँ 80 है तो यहाँ सिंस ये चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, कैरिंग कॉस्ट कितना होगा 384 का 20% करो कितना 76.8 हो गया, राइट। ये भी चेंज हो गया तुम्हारा, देखो तो जैसे परचेस प्राइस चेंज होगा कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। यही डेटा था ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे बोलो, 5 नंबर परचेस कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट कितना होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट था 1 इंटू परचेस प्राइस था 3, ये दो कलम को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, राइट। तो फर्स्ट केस में कितना होगा 8000 इंटू 400 बस कितना 3,20,000 32 lakhs। यहाँ कितना होगा 8000 इंटू 384 कितना होगा 30,72,000, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है अपने को बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पता है, नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं पता, तो व्हाई नॉट हम नंबर ऑफ ऑर्डर पर पहले कैलकुलेट कर ले। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डरिंग एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ऑर्डर क्वांटिटी ए बाई ओ क्यू। तो ए क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 डिवाइडेड बाई ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200, तो कितना हुआ 1 2 1 2 40, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 8000 रिक्वायरमेंट है और ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 4000 तो 2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करें कैसा, 6 नंबर ऑफ ऑर्डर 6 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2 कितना हुआ 40 इंटू 200 कितना आएगा 8000, ये आएगा 8000, ये 200 इंटू 200 400, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेट कर लिए हम, ये भी कैलकुलेट कर लिए, बाकी बचा क्या कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री चाहिए अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे, OQ बाई 2। तो OQ कितना है यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000। समझ में आया कैसे किया हम लोग, हाफ किए जस्ट। अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट TCC क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट, दैट इज 8 इंटू 4, ये दो कलम मल्टीप्लाई करना है, ये दो को मल्टीप्लाई करना है अपने को, कितना यहाँ पे कितना आएगा 8000 और यहाँ पे कितना आएगा 80 इंटू दिस, यहाँ पे 76 इंटू 2000 करो, 76.8 इंटू 2000 ना कितना आ रहा है
1,53,600। तो बस खत्म। अब कंपेयर करके देख लो कि टोटल, अब अल्टीमेटली 10 नंबर क्या, टोटल कॉस्ट, राइट। टोटल कॉस्ट क्या क्या आएगा, क्या क्या ऐड होगा, परचेस कॉस्ट ऐड होगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, दैट इज 5 + 7 + 9। ऐड करके बताओ यहाँ कितना आ रहा है, 32 लाख 32, 8 और कहाँ गया, 8 16, तो 32,16,000, राइट। और यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद तुम्हारा आ गया 400 एंड दिस 32,26,000। तो कौन सा लोअर है, ये लोअर है। तो क्या हम ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मैनेजमेंट तुमसे पूछेगा क्यों भाई तुम्हारा ये ज़्यादा क्यों हो गया, तुमको एनालिसिस देने पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे सेविंग्स डिफरेंस कहाँ कहाँ, कि यहाँ पे सर देखिए माना कि उसका प्राइस हमसे कम है, ओके, तो यहाँ पे कितना हम मेरा सेविंग्स एक्स्ट्रा लग रहा है कंपेयर टू EOQ, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 72,000, राइट। तो 72,000 मेरा ज़्यादा लग रहा है, मैंने इसमें सेविंग्स हो रहा है कंपेयर टू दिस, मेरा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अगर हम ऑफर नहीं लेते तो यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है मेरा, फाइन, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे बट सर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाओ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट 8,000 का जगह कितना लग रहा है 400, तो तब भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी हम क्या कर रहे हैं, मार खा रहे हैं। कितना सेविंग्स मेरा नुकसान हो रहा है, 7,600 हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 7,600 का हम अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं, बट यहाँ पे मेरा फ़ायदा हो गया। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना है 8,000, यहाँ पे कितना है 153,600, कितना होता है डिफरेंस निकालो, 53 से 8 जैसे 5, 45,600, 145,600, तो 1,45,600 का मेरा अल्टीमेटली सेविंग्स है। नेट में देखो आंसर आना चाहिए तुम्हारा कितना, कुछ गलती हुआ क्या, ये तो ज़्यादा हो 1,70,000, हाँ ये तो 1,72,000 होगा। तो आप कितना हुआ देखो, एक गलत हुआ ना, कितना है ये 1 लाख, तो नेट में कितना आएगा देखो 16,000 ही आना चाहिए, 16 क्या 10,000 आना चाहिए, चेक इट, कितना आ रहा है 10,000, 16, 10,000 आना चाहिए, 10,000 ही आना चाहिए। ये दोनों का बीच का गैप कितना है 10,000 है ना, तो यही तो है 10,000, तो 10,000 का मेरा फायदा हो रहा ना। तो यहाँ पे देखो माना कि हम परचेस कॉस्ट में मेरा इसका कम है, इवन माना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इसका कम है, बट कैरिंग कॉस्ट तो उसका बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे कम है। तो क्या एक 3 फैक्टर है ना इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है यहाँ पे, समझ में आया, दिस इज द एनालिसिस, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। कोई डाउट है अभी तक तो पूछो, एनी डाउट। तो क्या क्या सीखे अगर हम ब्रीफ करते हैं आज की क्लास में, 5 मिनट टेक टाइम। क्या क्या सीखे हम लोग, कि बेसिकली हम लोग इस क्लास में देखें कि मटेरियल का फ्लो क्या है, रॉ मटेरियल का जो फ्लो कैसे होता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। जैसे सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रिक्वायरमेंट आता है, किसके पास, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के पास। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट फिर चेक करता है अपना स्टॉक, अगर नहीं है तो फिर परचेस PR रेस करता है, किसको देता है, परचेस डिपार्टमेंट को। फिर परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेस ऑर्डर बनाने के लिए क्या करता है, कोटेशन सब मांगता है, सब वेंडर लोग से, सप्लाई लोग से, फिर कोटेशन फाइनल होता है, वेंडर सिलेक्शन होता है, परचेस ऑर्डर इशू करता है। वंस परचेस ऑर्डर हैज़ बीन इशूड टू द सप्लायर, वो क्या करेगा, मटेरियल सप्लाई करेगा। तो मटेरियल प्लांट में आ जाने के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसका GRN होगा। GRN फिनांस डिपार्टमेंट भी कर सकता है, या फिर जो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट वो भी कर सकता है। GRN क्या वजह से क्या होता है, स्टॉक इंक्रीज किया तुम्हारा बुक में, एंट्री क्या होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GRR क्लियरिंग अकाउंट। बट बचपन में हम लोग क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, वो नहीं होता है एक्चुअली में, ये होता है। उसके बाद फिनांस डिपार्टमेंट के पास बिल आता है, दिस इज कॉल्ड मीरो करता है फिनांस डिपार्टमेंट। तो मीरो में एंट्री क्या है, GRI क्लियरिंग जो वहाँ क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा टू लायबिलिटी वेंडर सप्लायर। उसके बाद वो पेमेंट वाउचर बनाएगा, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, खत्म। अब क्वेश्चन है इसका कंजम्पशन कब बुक होगा, जब डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्चुअली गुड्स उस स्टॉक को, उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करेगा, तब वो खर्चा बुक करेगा। एंट्री क्या, कंजम्पशन GL अकाउंट डेबिट टू स्टॉक होगा, यही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए सर ये कंसेप्ट EOQ का बैकग्राउंड, EOQ का कंसेप्ट आया क्यों, बिकॉज EOQ जब भी कोई ऑर्डर हम लोग प्लेसमेंट का 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक होता है परचेस कॉस्ट, दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड होता है कैरिंग कॉस्ट।
जैसे कि आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। सेम कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन क्या है, कैरिंग कॉस्ट इनटू एवरेज क्वांटिटी। यहाँ पे एवरेज इसलिए लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग रहता नहीं है, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं जो ऑर्डर क्वांटिटी उसका हाफ हमेशा रहता है ये स्टॉक में, ठीक है, इसलिए एवरेज लेके चलते हैं। ये कैरिंग कॉस्ट हो गया। अब क्या ईओक्यू कैसे आया, अब जब हम लोग देखें, जब हम लोग कोई भी चीज़ परचेस करते हैं समटाइम्स ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमारा, कैरिंग कॉस्ट का हमारा एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, तो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो ईओक्यू क्या बोलता है, ईओक्यू एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होता है। हम लोग एक क्वेश्चन करके देखे भी है, ठीक है, एट ईओक्यू दोनों तुम्हारा सेम। एक क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में आया हुआ है, वहाँ पे क्या करेगा वो लोग, क्या ईओक्यू का पॉइंट दे देगा तुमको, ऑर्डरिंग कॉस्ट का आंसर दे दिया तुमको, बाकी कुछ नहीं देगा। तो तुमको इस इक्वेशन से निकालना है कि एट ईओक्यू टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो वहाँ पे जो भी मिसिंग फिगर है तुम निकाल लो आराम से। तो एक क्वेश्चन है, हम करवाएंगे स्कैनर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें सर ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू में कैसे हम लोग कंपेयर करें। तो तीन पैरामीटर को हम लोग चेक करते हैं, एक होता है परचेस कॉस्ट, दूसरा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। उसमें क्या जो भी डेटा तुम्हारा रहेगा पहले लिख लेना है, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है। जहाँ पे भी तुम्हारा ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू में परचेस प्राइस चेंज होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगा, याद रहे, कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगा, परचेस प्राइस भी चेंज होगा। ओके, बस यहीं पे हम लोग आज एंड अप करते हैं। थैंक यू।